वेलकम टू लर्निंग विद किटी। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम आगे बढ़ने वाले हैं। दो ग्रुप हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, यानी कि जो क्लास 11th में आते हैं ग्रुप्स वो हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे ग्रुप 15 पे, जो कि क्लास 12th में आते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन तो वही रहेगा लगभग, तो चलो इसका भी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखो भाई, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अब हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप नंबर 13 से 18 तक। ठीक है, इसमें जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगा वो रहेगा NS2 NP1 से लेके 6 तक। ठीक है, ये रहता है पी ब्लॉक में। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है भाई, हीलियम का होता है 1s2, इसमें पी ऑर्बिटल नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं भाई, जैसे कि एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और कुछ कुछ एक्सेप्शंस आते हैं कि भाई जो नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पास डी ऑर्बिटल रहता है, लेकिन जो सेकेंड पीरियड में जो एलिमेंट्स आते हैं उनके पास डी ऑर्बिटल नहीं रहता है। तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ में अंतर आता है और वो अपने अपने ग्रुप में एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और नीचे जाओगे तो फिर एफ ब्लॉक भी इंट्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि एफ ऑर्बिटल भी आ जाता है। तो सिग्निफिकेंट इफेक्ट आता है प्रॉपर्टीज़ पे, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। मेटल, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स, द नाइट्रोजन फैमिली। देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्रुप 15 में क्या क्या आता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और मॉस्कोवियम। देखो, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ठीक है, ऐसा करके याद कर सकते हो। देखो, ठीक है, मॉस्कोवियम जो है ये रेडियो एक्टिव है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, फिर भी तो अब देख लेते हैं। नेपाल यानी नाइट्रोजन, फिर आता है पाकिस्तान यानी फॉस्फोरस, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया मतलब आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमोनी में आता है SB यानी सब, और फिर बिस्मथ में BI, भिखारी वाला, और मॉस्कोवियम इनके नीचे, यानी कि ये 7th पीरियड का है। आगे देखते हैं भाई कि हम ये देखेंगे कि भाई जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर से मेटालिक कैरेक्टर होता है, बीच में मेटालॉइड्स भी आते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है वो टिपिकल नॉन मेटल्स होते हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी की अगर हम बात करें तो ये भाई कैसे होते हैं, मेटालॉइड्स। लेकिन बिस्मथ और जो मॉस्कोवियम है ये टिपिकल मेटल्स होते हैं। अक्रेंस की अगर बात करें तो भाई देखो, नाइट्रोजन जो है वो 98% बाय वॉल्यूम हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, अर्थ क्रस्ट में होता है। ठीक है, उस सोडियम नाइट्रेट जैसे NaNO3, जिसको हम चिली सॉल्ट पीटर बोलते हैं, इस फॉर्म में होता है, या तो पोटाशियम नाइट्रेट KNO3 जो किस फॉर्म में होता है, इंडियन सॉल्ट पीटर बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो प्लांट प्रोटीन्स, एनिमल्स, यहाँ सब मिलता है। फॉस्फोरस जो है वो मिनरल्स में मिलता है, यानी कि एपेटाइट फैमिली जो होती है, जैसे कि इधर पे फॉर्मूला दिया हुआ है किसका, CA9 PO4 होल्ड 6 जिसमें होता है वो एपेटाइट फैमिली होती है, .CaX2। अब यहाँ पे X में फ्लोरीन, क्लोरीन या OH हो सकता है। अगर फ्लोरीन है तो हम बोलेंगे उसको फ्लोरा एपेटाइट, या तो अगर क्लोरीन है तो फिर वही क्लोरा एपेटाइट, ये सब हो जाएगा। इसके बाद अगर देखेंगे कि भाई ये जो है ये मेन कंपोनेंट होता है किसका, फॉस्फेट रॉक्स का। इसके बाद देखते हैं कि जो फॉस्फोरस होता है ना वो एसेंशियल कंपोनेंट होता है एनिमल और प्लांट मैटर का। ठीक है, ये बोन्स में प्रेजेंट होता है, लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होता है। फॉस्फो प्रोटीन्स जो होते हैं वो मिल्क और एग्स में मिलते हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये ज़्यादातर हमको सल्फाइड मिनरल्स के फॉर्म में मिलते हैं। मॉस्कोवियम जो है वो सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जैसे मैंने पहले बताया था। तो इसका जो सिंबल होगा वो M और C होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि भाई एटॉमिक नंबर जो है इसमें वो 115 होता है इसका। एटॉमिक मास 289 के आसपास होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखूँ कि भाई इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो काफ़ी कम होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी जो इसीलिए क्या होता है, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में, लिटिल अमाउंट में हम इसको प्रोवाइड करा पाते हैं, अवेलेबल करा पाते हैं। तो इसीलिए जो केमिस्ट हैं या जो रिसर्चर्स हैं वो इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं लगा पाए हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि भाई मॉस्कोवियम को छोड़ करके ऊपर से लेके नीचे तक, यानी ग्रुप 2 से लेके 6 तक जितने भी एलिमेंट्स हम उनकी प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं। ठीक है, तो इनकी देखो एक टेबल बनी हुई है जहाँ पे इनकी एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स की। नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस। यहाँ पे हम क्या देख लें, नीचे जाएंगे एटॉमिक मास इंक्रीज़ हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी हम नीचे जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे कम हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो भाई जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वो देखो नेपाल, पाकिस्तान में मतलब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में सिग्निफिकेंटली कम हो रही है। उसके बाद थोड़ी सी चेंज होती है, घटती है आर्सेनिक के केस में, और उसके बाद
एंटीमनी और बिस्मथ में थोड़ी सी घट के दोनों की सेम रहती है। कोवलेंट रेडियस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे कोई भी एक्सेप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहे हैं, फिर 70, 110 और ये ठीक है। उसके बाद देखो आयनिक रेडियस में भी आया इसमें जो बिस्मथ है उसका काफ़ी कम है, और फिर उसके बाद नहीं, पहले तो एस बी यानी एंटीमनी का कम है, और फिर उसके बाद बिस्मथ का थोड़ा सा बढ़ा, यानी कि इंक्रीज़ होगा आर्सेनिक तक, फिर डिक्रीज़ होगा बिस्मथ में, फिर इंक्रीज़ होगा डिक्रीज़ होगा एस बी में, और फिर इंक्रीज़ होगा बिस्मथ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम इनकी देखें तो भाई वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP3 होती है। NP1 NP2 हम पढ़ चुके हैं। जो s ऑर्बिटल होता है इसमें, ठीक है, कम्प्लीटली फिल्ड होता है, और p ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड होता है, मेकिंग द ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है काफ़ी स्टेबल होती है, क्योंकि हमको पता है कि जो ऑर्बिटल्स हैं या तो वो हाफ फिल्ड स्टेबल होते हैं या तो फिर वो कम्प्लीटली फिल्ड स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। ठीक है, इसको अगर मैं देखूं तो भाई कोवलेंट और आयनिक रेडियाई जो है किसी पर्टिकुलर स्टेट में रेडियाई जो है वो इंक्रीज़ करती है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंसिडरेबल इंक्रीज़ होता है कोवलेंट रेडियस में जैसे जैसे हम नाइट्रोजन से फॉस्फोरस में जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम आर्सेनिक से बिस्मथ में जाते हैं तो बहुत ही कम चेंज होता है, यानी कि बहुत ही कम इंक्रीज़ होता है, लेकिन इंक्रीज़ होता है इसमें। तो भाई इसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न हो सकता है प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड डी या एफ ऑर्बिटल हेवियर एलिमेंट्स के केस में। तो वो क्या करते हैं, उसको एटम को थोड़ा कम करते हैं, मतलब कि साइज डिक्रीज करते हैं एटम का। उसके बाद हम क्या देख लेते हैं भाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर मैं बात करूँ तो ये डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। भाई देखो साइज बढ़ेगा, ठीक है, तो जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन तक कम न्यूक्लियर चार्ज पहुंचेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसके बाद क्या होगा कि भाई उनको निकालना कंपैरेटिवली ईजियर होगा एज़ कम्पेयर टू जब वो न्यूक्लियस के बहुत पास थे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि भाई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों मिलती है? क्योंकि इनके पास हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल होता है, और स्मॉलर साइज होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स है उनकी काफ़ी कम होती है, नहीं काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 14 एलिमेंट्स कोरस्पॉन्डिंग पीरियड्स में। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कार्बन नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन की काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। ठीक है, इतना ज़्यादा डिफरेंस हमको वहाँ देखने नहीं मिला था जब हम बोरॉन और कार्बन में कंपेयर कर रहे थे। कार्बन की ज़्यादा होती थी बट इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन जो ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो हम एक्सपेक्ट कैसा करते हैं कि डेल्टा H1 ज़्यादा होगा, फिर उससे ज़्यादा डेल्टा H2 होगा, और सबसे ज़्यादा डेल्टा H3 होगा, क्योंकि पहले 3 थे निकाला, अब 2 बचे, फिर जब 1 बचेगा तो उसको निकालने में काफ़ी ज़्यादा हमको एनर्जी लगेगी। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो जनरली डिक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप, जो हमने पहले भी बताया था। ठीक है, लेकिन हेवियर एलिमेंट्स में क्या होता है कि भाई ये इफेक्ट ज़्यादा प्रोनाउंस्ड नहीं होता है। जैसे 2 हुआ तो 1.9 होगा, और फिर उसके बाद लास्ट वाले का भी 1.9 ही होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम ये देखें कि भाई जितने भी मेंबर हैं इस ग्रुप के, ये पॉली एटॉमिक होते हैं, जैसे कि डाई नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, और बाकी के सारे सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर जो होता है इंक्रीज़ कर जाता है जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है वो नॉन मेटल है, आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड्स हैं, और बिस्मथ जो है वो एक टिपिकल मेटल है। भाई इसका रीज़न ये हो सकता है कि भाई डिक्रीज़ इन आयनाइजेशन एंथैल्पी और साथ ही साथ इंक्रीज़ इन एटॉमिक साइज। ठीक है, तो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो ये मेटल्स के केसेस पे आ जाते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि भाई जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, वो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ करता है जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम जाते हैं, लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ करता है आर्सेनिक तक, और उसके बाद डिक्रीज़ करता है बिस्मथ तक। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं नाइट्रोजन को छोड़ करके सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एलोट्रॉपी शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं भाई केमिकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या देखने वाले हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। तो भाई कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है या ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो हो जाएगा -3, +3 या +5। भाई देखो टेंडेंसी जो होती है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की वो डिक्रीज़ कर जाती है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। ठीक है, इसका रीज़न हो सकता है कि भाई इंक्रीज़ इन साइज़ और इंक्रीज़ इन मेटालिक कैरेक्टर।
इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो लास्ट मेंबर्स होते हैं वो मतलब बहुत ही रेयरली बनाते हैं -3 ऑक्सीजन स्टेट में अपने कंपाउंड्स। स्टेबिलिटी जो होती है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, ठीक है। जो बहुत ही एक ही जो कंपाउंड है वो बहुत ही ज़्यादा वेल कैरेक्टराइज्ड है किसका, बिस्मथ का, अपने +5 में, वो है BiF5 यानी बिस्मथ फ्लोराइड। इसके बाद हम देख लेते हैं कि भाई स्टेबिलिटी जो है +5 की वो डिक्रीज़ होती है और +3 की इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ तक हमने अभी क्या देखा कि -3 डिक्रीज़ होती है, +5 डिक्रीज़ होती है, लेकिन जो +3 है वो इंक्रीज़ होती है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। इसका रीज़न हो सकता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। बिसाइड +5 ऑक्सीडेशन को छोड़ के नाइट्रोजन जो होता है वो +1, +2, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। इसके बाद हम देख लेते हैं जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तब, लेकिन अपने कंपाउंड वो फॉर्म करता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में किसके साथ, हैलोजेंस के साथ, क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो है वो d ऑर्बिटल नहीं होता है कि वो अकोमोडेट कर ले किसको, इलेक्ट्रॉन्स को जो दूसरे एलिमेंट्स दे उसके साथ बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। फॉस्फोरस जो होता है वो +1 शो करता है, +4 शो करता है, ठीक है, अपने कुछ ऑक्सो एसिड्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो जो ऑक्सीजन स्टेट है +1 से +4 तक वो सारी की सारी डिसप्रपोर्शनेट होती हैं एसिड सॉल्यूशंस में। जैसे कि हम इधर पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने 3 HNO3 लिया है, HNO2 लिया है, उसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ किसमें, HNO3 + H2O + 2NO। देखो यहाँ पे डिसप्रपोर्शनेशन हुआ है। अगर शुरू में तुम ऑक्सीजन स्टेट देखो नाइट्रोजन की तो ये क्या है भाई, ऑक्सीजन की -2 -4, तो यहाँ पे 3 में है, +3 में है नाइट्रोजन। अगर मैं इस तरफ आके देखूँ तो भाई इधर पे एक जगह +5 में है और एक जगह +2 में है, तो ये डिसप्रपोर्शनेट हो रहा है नाइट्रोजन, ठीक है। कब, जब उसकी ऑक्सीजन स्टेट होता है +1 से +4 के बीच में और एसिड सोल्यूशन हो। अगर हम बात करें फॉस्फोरस में तो सारे के सारे इंटरमीडिएट ऑक्सीजन स्टेट जो होते हैं वो डिसप्रपोर्शनेट कर जाते हैं +5 और -3 में, ठीक है, +5 और -3 में, ठीक है, अल्कली में भी और एसिड्स में भी, दोनों में। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई +3 ऑक्सीजन स्टेट जो होता है आर्सेनिक का, एंटीमनी का या बिस्मथ का, ये इंक्रीजिंगली स्टेबल हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू डिसप्रपोर्शनेशन, यानी कि इनका डिसप्रपोर्शनेशन ईजिली नहीं को देखने को मिलता है। नाइट्रोजन जो है भाई, नाइट्रोजन पहला एलिमेंट इस ग्रुप का, इसके पास क्या नहीं है, इसके पास नहीं है d ऑर्बिटल, तो इसकी जो कोवेलेंसी है ये मैक्सिमम 4 तक हो सकती है, क्योंकि ये अपना एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स यूज़ कर सकता है, तो इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी हो सकती है सिर्फ 4। लेकिन बाकी के जो एलिमेंट्स हैं यानी कि नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस से लेकर के बिस्मथ तक, इनके पास d ऑर्बिटल होता है, इसीलिए ये अपना जो कोवेलेंसी है इसको 4 से कहीं ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस ने अपना कोवेलेंसी या अपने कोवेलेंस को एक्सपैंड कर लिया और क्या कंपाउंड बनाया, PF6-, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई एनॉमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। अपने अपने जैसा हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, S ब्लॉक में भी देखा, P ब्लॉक में भी हमने जो ग्रुप 13 और ग्रुप 14 पढ़े उधर पे भी हमने देखा कि भाई जो पहला एलिमेंट होता है वो हमेशा अपने बाकी के ग्रुप से क्या करता है, अपना कुछ डिसिमिलैरिटी शो करता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें हम ये देखेंगे कि भाई जो नाइट्रोजन होता है ये डिफ़र करता है बाकी के मेंबर से। पहला इसका रीज़न हो सकता है, क्या हो सकता है, स्मॉल साइज़, दूसरा हो सकता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीसरा हो सकता है हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, और चौथा हो सकता है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल, इसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता है। साथ ही साथ नाइट्रोजन की एक स्पेशल एबिलिटी होती है जिसमें कि ये क्या करता है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बना लेता है खुद से भी और दूसरे एलिमेंट से भी। दूसरा एलिमेंट जो होना चाहिए वो या तो उससे स्मॉल साइज़ में होना चाहिए और साथ ही साथ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये किस किस के साथ बना लेता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के साथ बनाता है, कार्बन के साथ बनाता है और खुद के साथ बनाता है। हैवियर एलिमेंट्स जो हैं इस ग्रुप में वो अपना पी पाई बॉन्ड्स नहीं बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज होते हैं और साथ ही साथ वो ऐसा नहीं होता है कि वो डिफ्यूज़ हो जाए आपस में खुद ही के साथ, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, इफ़ेक्टिव ओवरलैपिंग जो होती है वो नहीं हो पाती है, ठीक है। और नाइट्रोजन की अगर बात करें तो भाई ये छोटा होता है तो इफ़ेक्टिव ओवरलैपिंग वगैरह हो जाती है।
नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ डायटोमिक गैस, ठीक है, मॉलिक्यूल। इनमें क्या होता है, दो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और साथ ही साथ किसमें, एक एस और दो पी में, ठीक है, दो एटम्स के बीच में। तो कॉन्सिक्वेंटली जो इनकी बॉन्ड इंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा होती है एट अबाउट 941.4 किलो जूल पर मोल, जो काफ़ी ज़्यादा है। अगर इसके कॉन्ट्रेरी बात करें कि फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये क्या करते हैं, आपस में सिंगल बॉन्ड्स ही बस बना पाते हैं, मतलब कि पी पाई बॉन्ड्स या डबल बॉन्ड्स फॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो पी पी, ए एस और एस बी और बिस्मथ जो होता है वो मेटालिक बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है, एलिमेंटल स्टेट में। लेकिन हाउएवर अगर हम बात करें, जो सिंगल एन एन बॉन्ड है वो काफ़ी वीकर होता है अगर हम उसको कंपेयर करें सिंगल पी पी बॉन्ड से, क्योंकि हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर होते हैं उनमें रिपल्शन होता है काफ़ी ज़्यादा। किसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स से, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। क्यों? क्योंकि भाई इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड वीक हो जाता है और पी पी बॉन्ड से काफ़ी वीक होता है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है भाई, कैटिनेशन टेंडेंसी जो होती है वो नाइट्रोजन की बहुत कम होती है। कार्बन के केस में ऐसा नहीं होता था। कार्बन के केस में हमने देखा था कि वो लॉन्ग चेन्स बनाता है थ्रू इट्स प्रॉपर्टी कॉल्ड कैटिनेशन के कारण। एक दूसरा जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है केमिस्ट्री किसकी, नाइट्रोजन की, वो ये है कि भाई इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, या तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इसके वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल नहीं होता है। बिसाइड्स तो इससे क्या होता है भाई कि इसको कोवेलेंसी जो है वो 4 तक ही रिस्ट्रिक्ट रहती है और साथ ही साथ नाइट्रोजन डी पाई पी पाई बॉन्ड्स नहीं बना पाता है, क्योंकि जो हेवियर एलिमेंट्स हैं जैसे कि R3P डबल बॉन्ड हो या R3P डबल बॉन्ड CH2 इनके साथ नहीं बना पाता है, ठीक है। फॉस्फोरस जो है और आर्सेनिक जो है वो डी पाई बॉन्ड्स बना सकते हैं ट्रांजिशन मेटल के साथ, जैसे कि उनकी कंपाउंड हम देखें PC2H5 होल थ्राइस या तो फिर AsC6H5 होल थ्राइस, जो कि एक लिगेंड्स का काम करते हैं। नेक्स्ट हम अलग अलग चीज़ों के साथ इनकी रिएक्टिविटी देखेंगे, ठीक है, रिएक्शंस देखने वाले हैं इनके। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। देखो सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 15 के वो अपनी हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। किस टाइप की हाइड्राइड इनकी फॉर्म होती है, EH3 टाइप की, जिसमें E क्या हो गया, NPASSBBI, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है इसकी, जैसे कि हाइड्राइड्स की वो टेबल नंबर 7.2 में है, वो हम देख लेंगे। हाइड्राइड जो है भाई इसकी रेगुलर ग्रेडेशन देती हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ में। स्टेबिलिटी जो होती है हाइड्राइड्स की वो डिक्रीज़ कर जाती है जैसे जैसे हम NH3 से BiH3 दें, मतलब कि जो NH3 है वो काफ़ी स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू BiH3। इसका हम कैसे कर सकते हैं कि भाई हमने इनकी इलेक्ट्रॉन डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देखी और हमने पाया वहाँ से कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो NH3 की काफ़ी ज़्यादा, यानी कि वो काफ़ी स्टेबल है। कॉन्सिक्वेंटली इससे क्या होता है कि भाई जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है हाइड्राइड्स का, रिड्यूसिंग कैरेक्टर वो इंक्रीज़ हो जाता है कि ये दूसरे को रिड्यूस कर सकते हैं ईजिली, क्योंकि ये अपना हाइड्रोजन आसानी से छोड़ देंगे और दूसरा कोई एक्सेप्ट कर लेगा और वो रिड्यूस हो जाएगा। अमोनिया जो है वो भाई वो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होगा, लेकिन BiH3 जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा हाइड्राइड्स में, इनकी सारी हाइड्राइड्स में, ठीक है। तो जो बेसिसिटी होगी डिक्रीज़ होगी, यानी कि NH3 की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर होगी PH3, फिर होगी AsH3, फिर होगी SPH3 और लगभग बराबर होगी BiH3 के। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्मॉल साइज़ नाइट्रोजन की जो होती है, इसके कारण NH3 जो है वो एग्जिबिट करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिबिट करेगा तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस होने वाले हैं इनके बीच में, इसीलिए ये स्टेबल होता है। तो इसको स्टेबिलिटी कौन देता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉलिड स्टेट में भी और साथ ही साथ लिक्विड स्टेट में भी। इसके कारण इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू PH3, ठीक है। तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट दिए हैं, बॉइलिंग पॉइंट दिया है, EH का डिस्टेंस दिया है, एंगल भी दिया हुआ है और डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, डेल्टा H ऑफ डिसोसिएशन दिया है EH बॉन्ड का। तो देखो बॉन्ड का देख लो डिक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। तो जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं ग्रुप 15 के
उसकी बात अगर मैं करूँ तो भाई ये दो टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, मेनली बनाते हैं E2O3 या E2O5। इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। द ऑक्साइड्स इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स मोर। देखो भाई, जो एलिमेंट है वो ऑक्साइड बनाया उसने दो टाइप की, यानी E2O3 बनाया, E2O5 बनाया। भाई इन दोनों में से जिसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा आएगा वो वाली ऑक्साइड ज़्यादा एसिडिक होगी एज़ कम्पेयर टू जो दूसरी है जिसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम आया है। ठीक है, तो ये देख लो, जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज कर जाता है डाउन द ग्रुप, यानी कि जो ऑक्साइड्स होती हैं E2O3 टाइप की, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की, प्योरली एसिडिक होंगी। आर्सेनिक और एंटीमनी एम्फोटेरिक होगी और बिस्मथ की बेसिक होगी। भाई ये तो हम वैसे भी पता लगा सकते थे कि हमको ये बात पता है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करता है वो कैसी होती हैं, एसिडिक नेचर की होती हैं, लेकिन जो मेटल्स ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं वो कौन सी होती हैं, बेसिक नेचर की होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजेंस। देखो भाई, ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो दो टाइप के हैलाइड्स फॉर्म करते हैं, या तो EX3 या तो EX5। यहाँ पे E कोई भी एलिमेंट हो गया और X हो गया क्या क्या कोई भी हैलोजन। नाइट्रोजन जो होता है वो कभी भी पेंटा हैलाइड नहीं फॉर्म करता है। क्यों? बेसिक सा रीज़न है, इसके पास d ऑर्बिटल ही नहीं है, ये अपनी कोवेलेंसी 4 से ज़्यादा बढ़ा ही नहीं सकता, तो 5 कहाँ से। ठीक है, तो इसके बाद देख लेते हैं कि भाई पेंटा हैलाइड्स जो होते हैं वो ज़्यादा कोवलेंट होते हैं अगर हम कंपेयर करें उनको ट्राई हैलाइड से, यानी कि EX5 आर मोर कोवलेंट एज कम्पेयर टू EX3। ठीक है, इसका रीज़न हम क्या बोल सकते हैं कि जो पेंटा हैलाइड होते हैं वो +5 ऑक्सीजन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें ट्राई हैलाइड्स की तो वो +3 ऑक्सीजन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ एलिमेंट्स हैं +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के जो ज़्यादा पोलराइजिंग पावर रखते हैं, किन से, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से। ठीक है, तो जो कोवलेंट कैरेक्टर होता है बॉन्ड्स का वो मोर होता है, किसमें ज़्यादा होता है, किस केस में, पेंटाहेलाइड्स के केस में, मैंने ऊपर बताया था। सारे के सारे ट्राईहेलाइड्स जो हैं, मतलब इन एलिमेंट्स के, वो स्टेबल होते हैं किसको छोड़ के, नाइट्रोजन को छोड़ के। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो इसमें सिर्फ NF3 जो है वो एक नॉन कंपाउंड है जो स्टेबल होता है। ट्राईहेलाइड्स सारे के सारे कोवलेंट नेचर के होते हैं, किसको छोड़ के, BiF3 को छोड़ के। BiF3 आयनिक नेचर का होता है, बाकी सारे के सारे ट्राईहेलाइड्स कैसे होते हैं, कोवलेंट नेचर के होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। भाई सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ और अपने बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं, जिसमें इनकी ऑक्सीजन स्टेट जो होती है वो कैसी हो जाती है, -3 ऑक्सीजन स्टेट हो जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कैल्शियम नाइट्राइड CA3N2, या मैं बात करूँ कैल्शियम फॉस्फाइड CA3P2, या मैं बात करना चाहूँ सोडियम आर्सेनाइड Na3SAS, इनमें देख लो भाई सब में जो सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -3 आएगी। नेक्स्ट मैं देख लेता हूँ जिंक एंटीमोनाइड जो होता है Zn3Sb2। नेक्स्ट मैं देख सकता हूँ मैग्नीशियम बिस्मथाइड जो होता है Mg3Bi2। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई थ्रू दो नाइट्रोजन एग्जिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड, गिव रीज़न। देखो इसका रीज़न क्या देख सकते हैं, नीचे दिया भी हुआ है। नाइट्रोजन जो होता है वो उसमें N क्या होता है, 2, यानी कि उसके पास S और P ऑर्बिटल्स बस हैं। ठीक है, उसके बाद मैं क्या देख लेता हूँ कि भाई ये D ऑर्बिटल नहीं, इसके पास D ऑर्बिटल नहीं है, ये अपनी कोवलेंसी को 4 से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता है, तो 5 कहाँ से आ गया, इसीलिए पेंटाहेलाइड्स फॉर्म नहीं करता। ऊपर जब मैं पेंटाहेलाइड इसके बारे में आया था तब भी मैंने यही रीज़न दिया था, वो बताया था। PH3 हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3। हाँ भाई ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इसका रीज़न देखो, अनलाइक NH3 PH3 मॉलिक्यूल जो हैं वो एसोसिएटेड होते हैं और लेकिन उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है लिक्विड स्टेट में, इसीलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है PH3 का वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू NH3। नेक्स्ट भाई हम देख लेते हैं कुछ इनके कंपाउंड्स जो हमने अभी पढ़े। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे डाइनाइट्रोजन। देखो प्रिपरेशन की बात करते हैं पहले, तो डाइनाइट्रोजन जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती है कमर्शियली। अगर बात करें क्या कर सकते हैं हम, लिक्विफैक्शन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं किसका, एयर का, वहाँ से हम नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन जो होती है, डाइनाइट्रोजन जो होती है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 77.2 केल्विन के आसपास होता है। ये जो होती है ये ऑक्सीजन से पहले डिस्टिल हो जाती है और हमारे पास लेफ्ट ओवर में बचता है क्या, ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन।
लेबोरेटरी प्रिपरेशन अगर करना है तो बेशक कर सकते हो। हमको उसमें क्या करना पड़ेगा कि भाई हमको ट्रीट करना पड़ेगा एक्वस सॉल्यूशन किसका, अमोनियम क्लोराइड का, किसके साथ, सोडियम नाइट्राइड के साथ। ठीक है, एक सेकेंड ओके। तो इसका जो रिएक्शन है कुछ इस टाइप का कि मैंने यहाँ पे NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड ले लिया है और साथ में मैंने यहाँ ले लिया है NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइड। ठीक है, उस तो मुझे एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, N2 गैस एंड नाइट्रोजन, साथ में मिलेगा मुझे 2H2O लिक्विड और उसके साथ में मिलेगा NaCl नमक या सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मैं देखूंगा कि भाई स्मॉल अमाउंट में अगर मैं ले लूँ NO और HNO3, ठीक है, जो है वो भी फॉर्म होता है इस रिएक्शन में NO और HNO3, लेकिन वो स्मॉल अमाउंट में होता है। तो अगर मुझे ये इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है तो मैं इसमें से क्या पास कर देता हूँ, मैं इसको ट्रीट क्या कर देता हूँ, बाय पासिंग अ गैस थ्रू जो एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उसमें हम क्या कर देंगे, ये जो गैस हमारी निकली है यानी N2 जो निकली हुई है हमारी, उसको हम पास कर देंगे किसके ऊपर से, एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड से, जिसमें क्या होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो इस सब के ऊपर से अगर मैं पास कर दूंगा तो फिर मुझे क्या मिलेगा, एक प्योर N2 मुझे मिल जाएगी और क्या निकल जाएगा, NO और HNO3 रिमूव हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं भाई कि या तो ये वाला तरीका, नहीं तो दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं भाई, नाइट्रोजन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट कर दूंगा। अमोनियम डाइक्रोमेट मतलब कि NH4 NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, ये हो गया अमोनियम डाइक्रोमेट। इसको मैं हीट करूँ अगर, ठीक है, तो मुझे प्रोडक्ट में मिलेगा नाइट्रोजन H2O और साथ में Cr2O3 क्रोमियम डाइक्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ठीक है, अगर मुझे बहुत ही प्योर नाइट्रोजन चाहिए, तो मैं थर्मल डिकम्पोजिशन करूँगा सोडियम या बेरियम एजाइड का, यानी कि BaN3 होल ट्वाइस का, या तो फिर NaN3 होल ट्वाइस का। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, बेरियम मिलेगा और साथ में वेरी प्योर नाइट्रोजन मिलेगी 3N2 के फॉर्म में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो भाई देखो, डाइनाइट्रोजन जो होती है कलरलेस होती है, ओडरलेस होती है, टेस्टलेस होती है, नॉन टॉक्सिक होती है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं देखूं तो जो नाइट्रोजन होती है उसके दो स्टेबल आइसोटोप्स बनते हैं, N14 और N15। ठीक है, इसका जो सॉल्युबिलिटी होता है वाटर में काफ़ी कम होता है, मतलब होता है, ठीक है, कि कितना होता है, लगभग 23.2 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर ऑफ वाटर एट 273 केल्विन और 180 एम प्रेशर। इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। डाइनाइट्रोजन जो है वो इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि उसका जो बॉन्ड एंथैल्पी होता है ना NN ट्रिपल बॉन्ड का, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसका जो रिएक्टिविटी है, लेकिन अगर हम उसकी बात करें तो वो इंक्रीज़ होती है जैसे जैसे मैं इसका टेम्परेचर राइज़ करता हूँ, वो बहुत ही रैपिडली इंक्रीज़ होती है। तो हायर टेम्परेचर्स पे ये क्या करता है पता है, डायरेक्ट मेटल से कंबाइन हो जाता है और प्रीडोमिनेंटली आयनिक नाइट्राइड्स बनाता है, मेटल्स के साथ और नॉन मेटल्स के साथ कोवलेंट नाइट्राइड्स फॉर्म करता है। जैसे कि लिथियम का ये एक्सेप्शन था S ब्लॉक में कि ये क्या करता था, डायरेक्ट नाइट्रोजन से कंबाइन हो जाता था। ठीक है, याद है S ब्लॉक में एल्कली मेटल्स में ग्रुप 1 लिथियम का ये एक्सेप्शन था। 6Li plus N2 on heating will give me 2Li3N। नेक्स्ट अगर मैं मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराऊँ तो 3Mg plus N2 ऑन हीटिंग विल गिव मी Mg3N2। ठीक है भैया, आगे देख लेते हैं। हाँ भाई, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़, ये कंबाइन करती है नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन के साथ एट अबाउट 773 केल्विन, किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और मुझे मिलता है अमोनिया। ये जो प्रोसेस होती है इसको मैं बोलता हूँ हेबर प्रोसेस। ये मेजर प्रोसेस है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया और साथ ही साथ नाइट्रोजन का एक मेजर यूज़ है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन हो जाती है N2 + 3H2 एट अबाउट 773 केल्विन विल गिव मी 2NH3। भाई इसका जो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट इवॉल्व होती है, डेल्टा HF इसका माइनस है, -46.1 किलो जूल पर मोल, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, तो इससे हम एनर्जी भी ऑब्टेन करते हैं। डाइनाइट्रोजन जो होती है वो डाइऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है, किसमें, वेरी हाई टेम्परेचर्स पे बस कंबाइन करती है। ठीक है, एट अबाउट 2000 केल्विन, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर, और क्या मिलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO।
तो इसका इक्वेशन हो जाता है N2 प्लस O2। जब हम इसको हीट करते हैं 2000 केल्विन तक, तो फिर मुझे क्या मिल जाता है 2NO। यूज़र्स की अगर हम बात करें तो जो मेन यूज़ है डाई नाइट्रोजन का, वो उसके मैन्युफैक्चर में काम आता है किसके, अमोनिया के थ्रू हेबर प्रोसेस। साथ ही साथ कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल्स जिनमें नाइट्रोजन होती है, जैसे कि कैल्शियम साइनामाइड, ठीक है, इसके मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है। इसके बाद इसको हम कब यूज़ करते हैं, जब हमको इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहिए हो। क्या चाहिए हो, इनर्ट एटमॉस्फेयर, जैसे कि आयरन या स्टील इंडस्ट्रीज़ में चाहिए पड़ता है, या तो इनर्ट डाइल्यूटेंट फॉर रिएक्टिव केमिकल्स इसमें यूज़ होता है। लिक्विड डाइनाइट्रोजन जो होता है ये एज अ रेफ्रिजरेंट और टू प्रिजर्व फूड या बायोलॉजिकल मटेरियल्स इसमें यूज़ होता है। और साथ ही साथ इसको हम यूज़ करते हैं कायरो सर्जरी में, ठीक है। आगे देख लेते हैं अमोनिया। अब यहाँ हम पढ़ेंगे वो हेबर प्रोसेस काफ़ी डिटेल में। तो देख लेते हैं भाई अमोनिया का प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन देखेंगे। तो भाई अमोनिया जो होता है ना, वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में एयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये सॉइल में भी प्रेजेंट होता है, जहाँ पे ये फॉर्म होता है डीके ऑफ नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूरिया के डीके से हम इसको बना लेते हैं, किसको, नाइट्रोजन अमोनिया को। देखो इसका जो इक्वेशन होता है, देखो भाई यूरिया का फॉर्मूला हमको पता है NH2CO NH2 होता है। इसमें अगर मैं 2H2O यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, डीके होता है जब, तो फिर पहले बनता है NH4 होल ट्वाइस CO3 यानी कि अमोनियम कार्बोनेट। उसके बाद फिर इसका फर्दर रिएक्शन जब होता है तो मिलता है 2NH3 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। और ये वाला जो यहाँ पे रिएक्शन होने वाला है, ये रिएक्शन जो होने वाला है, ये होने वाला है एक रिवर्सिबल रिएक्शन, तो इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हमको स्मॉल स्केल प्रोडक्शन करना है अमोनिया का, तो हम वो करते हैं अमोनियम के सॉल्ट से, जिसको हम डिकम्पोज करते हैं जब हम उसको ट्रीट करते हैं कॉस्टिक सोडा या तो फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड ले लेता हूँ, तो अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl, ठीक है, मैंने यहाँ पे 2NH4Cl ले लिया है। साथ में मैंने यहाँ पे लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉस्टिक सोडा CaOH होल ट्वाइस। मुझे एज अ प्रोडक्ट मिलेगा 2NH3 यानी 2 अमोनिया, और साथ में 2H2O और साथ में कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2। आगे बढ़ता हूँ। अगर मैं ले लेता हूँ अमोनियम सल्फेट यानी NH4 होल ट्वाइस SO4, इसमें भी मैं क्या करूँगा, अब मैंने इसमें डाला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सॉरी ये होता है कॉस्टिक सोडा, CaOH होल ट्वाइस नहीं होता है। इसका अगर मैं रिएक्शन देखूंगा तो भाई मुझे मिलेगा 2NH3 प्लस 2H2O प्लस Na2SO4, ठीक है। तो दो मेथड्स देख लिए हैं अमोनिया को बनाने के, ठीक है। ये हो गए क्या, स्मॉल स्केल अमोनिया प्रोडक्शन, यानी लगभग समझ लो कि लैबोरेटरी प्रिपरेशन टाइप का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे। अब मेरे को, अब देखो, अब मेन चीज़ आ गई है, ठीक है, जिस पे हमको फोकस करना है। अब आ गया है भाई क्या, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, ठीक है। इस केस में हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे यूज़ होती है हेबर्स प्रोसेस। जो हम नाइट्रोजन का जब पढ़ रहे थे तब हमने इसको थोड़ा बहुत पढ़ा था, अब हम उसका डिटेल देखेंगे। तो भाई क्या होता है कि हमने ले लिया है नाइट्रोजन N2 और साथ में 3 पार्ट लिए हाइड्रोजन के, 1 पार्ट लिया है नाइट्रोजन का, तो N2 प्लस 3H2 विल गिव मी 2NH3। ये एक बेसिक इक्वेशन है अमोनिया फॉर्मेशन की थ्रू हेबर्स प्रोसेस। यहाँ पे जो डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन है वो होता है -46.1 किलो जूल पर मोल। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब कि इतनी एनर्जी बाहर निकलती है। अब अगर मैं बात करूँ ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल की, जो हमने कभी किसी ज़माने में 11th में पढ़ा था, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि हाई प्रेशर जो होगा वो फेवर करेगा अमोनिया के प्रोडक्शन को। उसके बाद ऑप्टिमम कंडीशन जो है अमोनिया के प्रोडक्शन की वो है प्रेशर रहना चाहिए 200 इंटू 10⁵ पास्कल के आसपास, यानी कि लगभग 200 ATM। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो लगभग दी ऑलमोस्ट 700 केल्विन के आसपास रहना चाहिए। और कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं आयरन ऑक्साइड और स्मॉल अमाउंट ऑफ K2 और Al2O3 जो उसमें मिक्सड रहता है। तो इससे क्या होता है कि रेट जो है इक्विलिब्रियम को अटेन करने का वो इंक्रीज़ हो जाता है। इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज नहीं होती है, वहाँ तक जल्दी पहुँच जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुमको पॉइंट A से पॉइंट B तक जाना है 100 किलोमीटर से, मान लो तुम बाइसिकल से जा रहे हो इन नॉर्मल रिएक्शन,
और दूसरी तरफ तुमको फॉर्च्यूनर दे दी जाए, ठीक है। तो फॉर्च्यूनर हो गया क्या, किसी कैटलिस्ट और साथ में प्रमोटर के साथ वाला। तो जगह तो वहीं रही लेकिन तुमको वहाँ तक पहुँचने में टाइम कम लगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल था एक। अब अगर ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है भैया, यहाँ पे किसका फ्लो चार्ट दिया है, ये प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया का दिया हुआ है, ठीक है। अर्लियर क्या होता था, पहले हम क्या करते थे भाई कि हम आयरन को लेते थे एज अ प्रमोटर, क्या आयरन को प्रमोटर कैटलिस्ट लेते थे और मोलिब्डेनम को प्रमोटर लेते थे। बट अभी अभी हमने क्या देखा कि भाई इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास रहेगा कि अगर हम उसमें आयरन ऑक्साइड लेंगे और उसमें K2O और Al2O3 स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स में डाल देंगे, ठीक है। तो आजकल हम ये लेने लगे हैं, ठीक है। अब अगर मैं देखूं क्या, एक मिनट, अब अगर मैं देखूं ये डायग्राम, तो देखो यहाँ से मैं डालूंगा एक पार्ट H2 का, N2 का, और 3 पार्ट H2 के। इसको मैं पास कराऊंगा कंप्रेसर से। कंप्रेसर क्या करेगा, 20 मेगा पास्कल का क्या देगा प्रेशर। गैस यहाँ से यहाँ जाएगी, कैटलिस्ट यहाँ से वो कैटलाइज हो जाएगी, यानी कि यहाँ का टेम्परेचर होगा एट अराउंड 700 केल्विन, ठीक है। यहाँ से फिर इसका कैटलिसिस होगा, मतलब कि इसमें कैटलिस्ट डालेंगे आयरन ऑक्साइड Al2O3 और K2O। फिर यहाँ से N2 + H2 का जो मिक्सचर होगा वो NH3 में कन्वर्ट होगा, ये लिक्विड NH3 यहाँ पे हमको मिल जाएगी। फिर यहाँ से जो N2 और H2 निकलेगी वो वापस पंप के थ्रू वापस से कंप्रेसर में भेज दी जाएगी, ठीक है। तो ये था एक बेसिक डायग्राम और बेसिक एक फ्लो चार्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो अब प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। देखो भाई, अमोनिया जो है कलरलेस गैस होती है, लेकिन ये ओडरलेस नहीं होती है। इसमें एक पंजेंट ओडर आता है। फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसके 198.4 और 239.7 केल्विन रिस्पेक्टिवली होते हैं। अगर मैं बात करूँ तो भाई ये सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स दोनों में एग्जिस्ट करता है। ये एसोसिएटेड होता है किससे, हाइड्रोजन बॉन्डेड FON, याद है हाइड्रोजन 3 टाइप के एलिमेंट्स के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग FON। अगर हम ये सेम होता है जैसा कि वाटर के केस में हम देखते थे, H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती थी। और भाई यही इसका रीज़न है कि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो एक्सपेक्टेड होता है उससे ज़्यादा आता है। अमोनिया मॉलिक्यूल जो है वो ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर का होता है, जहाँ पे जो नाइट्रोजन एटम है वो सबसे टॉप पे एपेक्स पे रहता है, और इसके बाद 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। यानी कि ये हो गया नाइट्रोजन एपेक्स पे, यहाँ पे एक लोन पेयर और 3 यहाँ पे ऐसे बॉन्ड पेयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं देख लेता हूँ, अमोनिया जो होती है हाईली सॉल्युबल इन गैस, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट मैं देख लेता हूँ कि भाई इसका जो एक्वस सोल्यूशन होता है ना, ये वीकली बेसिक होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ OH- आयंस। अमोनिया में अगर मैं H2O डालूँ यानी पानी में उसको डिज़ोल्व करूँ तो मुझे अमोनियम आयन मिलता है, यानी NH4 पॉजिटिव, साथ में मिलता है OH- एक्वस। अमोनियम जो है अपने अमोनियम सॉल्ट से, वीक एसिड से क्या बनाता है, एसिड से क्या बनाता है, अमोनियम सॉल्ट बना लेता है, जैसे कि NH4Cl, NH4 होल ट्वाइस SO4 एट्सेट्रा। ये वीक बेस है तो ये क्या करता है, प्रेसिपिटेट कर देता है किसको, हाइड्रोक्साइड्स को, इन ब्रैकेट हाइड्रेटेड ऑक्साइड इन केस ऑफ सम मेटल्स। बहुत सारे मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स को प्रेसिपिटेट कर देता है उनके सॉल्ट सोल्यूशन से, जैसे कि ZnSO4 मान लो, एक वो हो गया, ZnSO4 लिया, साथ में डाला NH4OH। अब मुझे प्रेसिपिटेट कराना है तो ZnOH होल ट्वाइस यानी जिंक हाइड्रोक्साइड का वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है और अमोनियम सल्फेट बनता है। FeCl3 मान लो मैंने लिया, फेरिक क्लोराइड, उसमें मैंने डाल दिया NH4OH, तो अब बन जाएगा Fe2O3.XH2O प्लस NH4Cl। यहाँ पे जो Fe2O3.XH2O बना है इसका क्या होता है, ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है। क्या बनता है, ब्राउन प्रेसिपिटेट। आगे बढ़ते हैं भाई, देखो जो प्रेजेंस होता है किसका, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, किस पे, नाइट्रोजन एटम पे। इसको थोड़ा नीचे करके इसको ऐसे कर, तो भाई प्रेजेंस जो होता है लोन पेयर का नाइट्रोजन एटम पे, वो अमोनिया मॉलिक्यूल को एक अच्छा लुईस बेस बनाता है। ये क्या करता है, डोनेट कर देता है इलेक्ट्रॉन पेयर को और लिंकेज बना लेता है मेटल आयन से, और फॉर्मेशन करता है, और फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है ये कंपाउंड। तो ये जो
प्रॉपर्टी होती है इसकी, ये अपना यूसेज कहाँ मिलती है, डिटेक्शन ऑफ मेटल आयंस जैसे कि कॉपर या सिल्वर का जब हमको डिटेक्शन करना होता है तब हम इसका ये वाली प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो कैसे यूज़ करते हैं, मान लो मेरे पास Cu2+ आयंस है, ठीक है, एक्वा सोल्यूशन में, उसमें अगर मैं 4NH3 यानी अमोनिया डालता हूँ तो मुझे CuNH3 2+ मिलता है और ये डीप ब्लू कलर का होता है। इसके बाद अगर मुझे सिल्वर आयन का करना है तो अगर मान लो मैंने Ag+ आयन्स है मेरे पास, उसमें मैं Cl- डालूंगा तो मुझे AgCl मिलेगा और ये वाइट प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं ये AgCl में अगर 2NH3 डाल दूँ तो ये AgNH3 बन जाता है, जो कि एक कलरलेस एक्वस सोल्यूशन मिलता है हमको, ठीक है। तो ऐसे हम डिटेक्शन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं भाई क्या यूजेस। अमोनिया का बेसिक यूज़ है कि भाई सबसे पहले नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आता है, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट या फिर अमोनियम सल्फेट, ठीक है। और मैन्युफैक्चर क्या बनाने में काम आता है, सम इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स, जैसे कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे कि नाइट्रिक एसिड। लिक्विड अमोनिया जो है वो यूज़ करते हैं एज अ रेफ्रिजरेंट, और लिक्विड नाइट्रोजन का भी हम यूज़ करते थे एज अ रेफ्रिजरेंट। एक क्वेश्चन है यहाँ एग्जाम्पल, वाई डज NH3 एक्ट एज लुईस बेस, क्योंकि उसके पास लोन पेयर होता है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करिएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो भाई नाइट्रोजन जो है वो नंबर ऑफ ऑक्साइड्स फॉर्म करता है अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में। जो नाम, फॉर्मूला, प्रिपरेशन और फिजिकल अपीयरेंस है ये दिया हुआ है टेबल 7.3। तो अब हम टेबल देख लेते हैं। यहाँ पे कलर चेंज कर लें, ठीक है, ये लो कलर चेंज कर लिया, एक मिनट, सॉरी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देख लेता, अब देखो हमारा बेसिकली ये रहेगा कि हम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ ग्रेजुअली इंक्रीज करें, ठीक है। और वैसे ही वैसे हम उनके ऑक्साइड्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इधर पे देख लेता हूँ क्या, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी N2O। इस केस में नाइट्रोजन का होता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इसकी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये है, मुझे यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट लेना पड़ेगा NH4NO3, ठीक है। और फिर मैं इसको हीट करूँगा, इसको जब मैं हीट करूँगा तो मुझे एज अ प्रोडक्ट में मिलेगा डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी N2O और साथ में 2H2O। फिजिकल अपीयरेंस और केमिकल नेचर की अगर मैं बात करूं तो भाई एक कलरलेस गैस होती है और ये न्यूट्रल होती है। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर न्यूट्रल, और टिक करना पड़ता है। नेक्स्ट मैं देख लेता हूं क्या, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये होता है NO, नाम से समझ में आ रहा है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड। फॉर्मूला NO, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन +2। इसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसमें मैं लेता हूँ सोडियम नाइट्रेट NaNO3, रिएक्शन करवाऊँगा फेरस सल्फेट 2FeSO4, साथ में H2SO4 कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। प्रोडक्ट में मुझे क्या मिलेगा, फेरस सल्फेट, ठीक है, फेरिक सल्फेट, फिर मुझे मिलेगा NaHSO4 साथ में 2H2O, और मुझे जो चाहिए है वो यानी कि 2NO। अगर इसकी बात करूं तो भाई ये कलरलेस गैस होती है और न्यूट्रल होती है, ठीक है। तो अभी तक हमने दो पढ़ ली हैं, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, ठीक है। शुरू की दोनों न्यूट्रल है, मतलब कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर न्यूट्रल, ठीक है। नेक्स्ट मैं देख लेता हूँ डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड यानी N2O3। इस केस में N2O3 के केस में ऑक्सीजन स्टेट नाइट्रोजन का होगा +3, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये मैं बनाऊंगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी NO के साथ 2NO + N2O4 यानी कि डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड मिलाऊंगा, तो और हीट करूंगा कितने पे, लगभग 250 केल्विन पे, ठीक है, यानी कि कूल ही करना हुआ एक तरीके से, ठीक है। तो मुझे एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 2N2O3। अब भाई ये कलरलेस नहीं होती है, ये होती है ब्लू कलर का सॉलिड होता है ये, और एसिडिक इन नेचर होता है। देखो भाई दो जो थी शुरू की, यानी कि कौन सी थी, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये दोनों न्यूट्रल थी, बाकी की चारों जो हैं वो चारों के चारों एसिडिक है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड।
NO2। NO2 में अगर मैं देखूं तो भाई इसमें +4 होता है। इसको अगर मुझे बनाना है तो मुझे लेना पड़ेगा लेड नाइट्रेट यानी 2PbNO3 होल ट्वाइस और हीट करूँगा एट अबाउट 673 केल्विन यानी कि लगभग 400 डिग्रीज। तो मुझे एज अ प्रोडक्ट में मिलेगा 2NO2 प्लस PbO प्लस O2। ये ब्राउन कलर की एसिडिक गैस होती है। फिर अगर मैं बात करूँ डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O4, इसका डबल ही है, ठीक है। तो इसमें भी ऑक्सीजन स्टेट +4 ही होगा। इसको अगर मुझे बनाना है तो मैं लूँगा 2NO2 यानी कि वही जो ऊपर बनाया था और उसको कूल कर दूंगा तो मुझे N2O4 मिल जाएगा। और अगर N2O4 को मैं हीट कर दूंगा तो मुझे NO2 मिल जाएगा। ये कलरलेस सॉलिड या लिक्विड होता है और एसिडिक होता है इन नेचर। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड यानी कि N2O5 की। N2O5 के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन का तो ये +5 होता है। नेक्स्ट इसकी प्रिपरेशन अगर मैं देखूँ तो होती है 4HNO3 प्लस P4O10, ठीक है। फिर मुझे प्रोडक्ट में क्या मिलता है H3PO3 साथ में 2N2O5। ये कलरलेस सॉलिड होता है और एसिडिक होता है। देखो शुरू की 4 गैस थी लेकिन जैसे जैसे ऑक्सीजन स्टेट +5 की तरफ पहुंचा तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, परफेक्ट। कुछ लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जो गैसेस हमने उसकी अभी पढ़ी हैं, उनका हम वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई। अगर मैं N2O की बात करूं तो भाई यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। भाई देखो यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं। एक स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन दोनों तरफ से डबल बॉन्ड करता है और एक में 3 और 1 का रेशियो रहता है। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ दिया है और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं NO की बात करूँ तो NO तो भाई सीधा सीधा है, एक लोन पेयर नाइट्रोजन के पास रहेगा, 2 लोन पेयर्स ऑक्सीजन के पास रहेंगे, ठीक है। एक बार NO के बीच में डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड दोनों में होगा। और एक बार जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो एक बार नाइट्रोजन पे रहेगा और एक बार ऑक्सीजन पे रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट और इसका भी भाई देखो प्लेनर लीनियर स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ N2O3 की तो N2O3 में कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। 2 नाइट्रोजन रहेंगे आपस में, N2 है, और ऑक्सीजन जो रहेंगे वो एक नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो वैसे ही स्ट्रक्चर ये भी है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। एक ये जो रहेगा ये प्लेनर रहेगा लेकिन, ठीक है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं बनता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या देख लेते हैं भाई, NO2 देख लेते हैं। NO2 के केस में भाई स्ट्रक्चर सीधा सीधा है, ठीक है। स्ट्रक्चर जो है ये लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं रहता है, ठीक है, जैसा कि NO2 में रहता था, NO2 नहीं N2O में रहता था, वैसा स्ट्रक्चर नहीं है इसमें कुछ एंगुलर यानी कि कुछ एंगल यानी कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो ये देखो कुछ एंगल पे रहेगा, कुछ एंगल पे रहेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर एंगुलर स्ट्रक्चर बनेगा। उसके बाद अगर मैं देखूं N2O4 का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है, बस इधर पे एक और नाइट्रोजन जोड़ दो, अगर NO2 जोड़ दो तो फिर तुमको ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा, समझ गए ना। जैसा कि मान लो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, ठीक है, ऐसे जोड़ दिया तो मुझे ये स्ट्रक्चर मिल रहा है, ठीक है भाई। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और ये भी प्लेनर ही रहता है, इसमें कोई दो बात नहीं है, ये भी प्लेनर रहता है। अगर मैं बात करूं N2O5 की, अब भाई देखो यहाँ पे एक नाइट्रोजन थोड़ा स्पेशल स्ट्रक्चर बन रहा है क्योंकि N और N के बीच में एक ऑक्सीजन आ रहा है और दो ऑक्सीजन टर्मिनल नाइट्रोजन पे टर्मिनली जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन एक चीज़ देखो भाई, एक ही है बस ये थोड़ा एंगुलर वाला, बाकी सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं ना यहाँ पे सब के सब प्लेनर स्ट्रक्चर बन रहे हैं, चाहे कितने भी कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हो, ठीक है, बन वो प्लेनर स्ट्रक्चर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब भाई यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डज NO2 डायमराइजेस। भाई देखो NO2 के पास क्या है, ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये बिहेव करता है एज अ ऑड मॉलिक्यूल और डायमराइजेशन पे ये कन्वर्ट हो जाता है एक स्टेबल N2O4 मॉलिक्यूल में जिसके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो NO2 की अगर मैं बात करूं, ये देखो यहाँ पे इसके पास है एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी, एक ऑड इलेक्ट्रॉन आ रहा है नाइट्रोजन पे, तो ये क्या करता है आपस में डायमराइज हो जाता है और ये N2O4 बना लेता है, ठीक है। N2O4 स्टेबल होता है और साथ ही
साथ ही साथ में, सॉरी हाँ, और साथ ही साथ में ये इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज भी होता है। इंडेक्स क्वेश्चन आप लोग को खुद पढ़ना है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ओके तो नेक्स्ट अपन देख लेते हैं टॉपिक नंबर 7.5 विच इज़ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। देखो नाइट्रोजन जो होता है अपने बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स बनाता है। मेनली जो उसमें होते हैं वो होता है H2N2O2 यानी हाइपोनाइट्रस एसिड, या तो मैं बात करूँ नाइट्रस एसिड विच इज़ HNO2, या तो फिर मैं बात करूँ नाइट्रिक एसिड की, वो होता है HNO3। देखो भाई इन सब के सब में से क्या होता है, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बेसिकली हम ज़्यादातर उसी के बारे में बात करते हैं क्योंकि उसके यूसेज भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो अब अपन आगे देखते हैं। पहले हम उसकी लेबोरेटरी मेथड देख लेते हैं प्रिपरेशन की, और फिर उसके बाद हम देख लेंगे उसकी लार्ज स्केल प्रोडक्शन की ओस्टवाल प्रोसेस, ठीक है। मुझे अगर लेबोरेटरी में प्रिपेयर करना है तो बेसिकली सीधी बात ये होती है कि मुझे किसी एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए, तो मुझे स्मॉल अमाउंट में चाहिए पड़ेगा, ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं हीट करूँगा पोटाशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट को, किसके प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में ग्लास रिटॉर्ट में, ठीक है। तो इसमें मैंने इक्वेशन भी है, यहाँ पे मैंने NaNO3 ले लिया है यानी पोटाशियम सोडियम नाइट्रेट, और साथ में मैंने ले लिया है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो मुझे एज अ प्रोडक्ट में सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है और साथ में नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 मिलता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी रिएक्शन है, बेसिकली हमने कुछ भी नहीं किया इस रिएक्शन में, काफ़ी इजी था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन में अगर मैं करूँगा या इंडस्ट्रियल मेथड प्रिपरेशन की, ठीक है, तो उसमें बनती है ओस्टवाल प्रोसेस। ओस्टवाल प्रोसेस में बेसिकली हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं अमोनिया का, ठीक है, किससे, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन हम कहीं बाहर से नहीं लाते हैं, एटमॉस्फेयर में जो होती है उसी ऑक्सीजन का हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं रिएक्शंस देखूं तो सबसे पहला रिएक्शन हम देखेंगे कि भाई मैंने यहाँ पे 4 पार्ट ले लिए हैं अमोनिया के और 5 पार्ट ले लिए हैं ऑक्सीजन के, ठीक है, ठीक है। तो फिर मैंने प्लेटिनम रुबिडियम गॉज कैटलिस्ट ले लिया भैया। प्रेशर यहाँ पे मैंने कुछ 9 बार के आसपास रखा है, और जो टेम्परेचर है वो मैंने 500 केल्विन पे रखा हुआ है। तो मुझे एज अ प्रोडक्ट में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिलेगा और साथ ही साथ H2O मिलेगा, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमको बना है, इसके बाद हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन करते हैं, ये कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ और मुझे यहाँ पे मिलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस। अगला रिएक्शन यही है, 2NO + O2 विल गिव मी 2NO2, ठीक है भैया। अब इसके बाद मान लो कि मैं क्या करता हूँ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो बना है उसको मैं वाटर में डिज़ोल्व कर देता हूँ। तो मैंने 3NO2 लिया और उसको H2O के साथ डिज़ोल्व कर दिया पानी में, तो मुझे प्रोडक्ट में HNO3 जो हमको चाहिए था वो, और साथ में फिर से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला, नाइट्रोजन ऑक्साइड मिला। देखो भाई यहाँ पे मुझे एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे जो नाइट्रोजन ऑक्साइड मिला इसको मैं वापस रिसाइकल करके यहाँ भेज देता हूँ इस वाले स्टेप में, ताकि वो जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना है मेरे को एज अ प्रोडक्ट उसको मैं फिर से यूज़ कर सकूँ रिएक्टेंट बना के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ भी यही लिखा है कि जो NO हमको लास्ट में मिलता है वो हम रिसाइकल कर देते हैं, और जो एक्वस HNO3 मिला है उसको हम कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, कब तक, 68% बाय मास तक हम उसको कॉन्सेंट्रेट बना सकते हैं। उसके बाद अगर फर्दर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए 98% तक, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसका डिहाइड्रेशन करा दूंगा, किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है। तो दो जगह बेसिकली स्टार्ट हमने रिएक्शन कहाँ से किया था, अमोनिया और ऑक्सीजन को मिला करके, फिर मुझे कुछ गैस मिली, उस गैस का मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, मुझे एक दूसरी गैस मिली, फिर उस गैस को अगर मैं H2O के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो मुझे फाइनली प्रोडक्ट में मिलेगा क्या, HNO3 जो मुझे चाहिए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। भाई प्रॉपर्टीज़ में इसकी कुछ भी नहीं है, ये एक कलरलेस लिक्विड होता है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट लगभग 231 केल्विन के आसपास होता है, बॉइलिंग पॉइंट 355 के आसपास केल्विन होता है। लेबोरेटरी ग्रेड जो नाइट्रिक एसिड होता है वो 68% ऑफ HNO3 रहता है बाय मास, और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.504 होती है। वैसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी हम रीड कर रहे हैं तो पूरा एक्सप्लेन करूँगा मैं। अगर मैं बात करूं गैसियस स्टेट की, तो जो HNO3 है वो एग्जिस्ट करता है एज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, जिसका स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो भाई यहाँ स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन है, उसके साथ एक H बॉन्डेड रहता है, वो ऑक्सीजन N के साथ बॉन्डेड रहता है, और N अपने साथ 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड रहता है, ठीक है।
तो जो एक्वस सॉल्यूशन इसका होता है उसमें ये जो है गैशियस स्टेट में कैसा काम करता है भाई, प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, सिंगल प्लेन में ये पूरा स्ट्रक्चर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो एक्वस सॉल्यूशन होता है नाइट्रिक एसिड का, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है, वो हाइड्रोनियम आयन देता है और नाइट्रेट आयंस देता है, ठीक है। HNO3 जो होता है उसका अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन करूं, यानी कि अगर मैं उसका एसिड बेस है वो पता करने के लिए कर देते ना, याद है, तो उसके लिए मुझे तो मुझे एज अ प्रोडक्ट मिलेगा हाइड्रोनियम आयन और साथ में नाइट्रेट आयन NO3-। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अटैक करता है बहुत सारे मेटल्स को, लेकिन नोबल मेटल्स को अटैक नहीं करता है, जैसे कि गोल्ड या प्लैटिनम पे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। पानी पीने का समय हो गया है, ऊपर आया भी था अभी नोटिफिकेशन, पानी पीने के बाद मिलते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जो प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं पहले तो कि भाई ये कॉन्सेंट्रेशन पे, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है, और फिर उस पर भी डिपेंड करते हैं कि हमने कितना इसका पार्ट्स लिया है, और साथ ही साथ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ मटेरियल, जिस मटेरियल पे हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कुछ रिएक्शंस हैं, हम उनको देख लेते हैं भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस से फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। मैं सबसे पहले कॉपर का करूँगा, पहले मैं करूँगा कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट के साथ और फिर मैं करूँगा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, ठीक है। मान लो कि मैंने पहले कॉपर के साथ रिएक्शन किया यूजिंग 8 पार्ट्स ऑफ HNO3 रिएक्टिंग विद 3 पार्ट्स ऑफ कॉपर। यहाँ पे जो HNO3 है वो डाइल्यूट है, तो मुझे प्रोडक्ट में कॉपर नाइट्रेट मिलेगा और साथ में 2NO मिलेगा और साथ में 4H2O। भाई देखो यहाँ पे गैस कौन सी निकल रही है ये हमें पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कॉपर के साथ डाइल्यूट HNO3 जाता है तो भाई NO गैस निकलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर मैं कॉपर का रिएक्शन करवाऊंगा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा भाई कि Cu+4 HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड, मुझे प्रोडक्ट में तो कॉपर नाइट्रेट ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, पिछली बार मुझे एज अ प्रोडक्ट में मिली थी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी NO गैस, लेकिन इस बार मुझे एज अ प्रोडक्ट मिलेगी क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 और साथ में पानी, ठीक है। जिंक की बात कर लेते हैं। अब जिंक को अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से तो भाई मुझे N2O मिलती है यानी कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, और साथ में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाऊंगा तो भाई NO2 निकलती है यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो तुम ये चीज़ देखो कि भाई मैंने कॉपर के साथ जब कॉन्सेंट्रेटेड का कराया था तब भी मुझे NO2 मिली थी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और जब मैंने जिंक के साथ कॉन्सेंट्रेटेड का कराऊंगा तब भी मुझे क्या मिलेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डाइल्यूट में कॉपर के साथ मिली थी NO, डाइल्यूट के साथ जिंक में मिलेगी N2O, ठीक है। तो रिएक्शन देख लेते हैं भाई जिंक के साथ वाला। इस केस में मैं ले लूँगा 4 जिंक प्लस 10 HNO3 डाइल्यूट विल गिव मी जिंक नाइट्रेट यानी ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस 5H2O प्लस N2O यानी डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट अगर मैं जिंक का रिएक्शन करवाऊँगा 4 HNO3 से, लेकिन इधर पे जो नाइट्रिक एसिड लिया है वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तो मुझे एज अ प्रोडक्ट में मिलेगा ZnNO3 होल ट्वाइस यानी जिंक नाइट्रेट, और साथ में मुझे मिलेगा 2H2O, और गैस कौन सी मिलेगी भाई, NO2, जो मुझे कॉन्सेंट्रेटेड के साथ मिल रही थी। आगे देख लेते हैं भाई, आगे देख लेते हैं। कुछ मेटल्स जो होते हैं जैसे क्रोमियम या एल्यूमिनियम वो डिज़ोल्व नहीं होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में, क्योंकि इनके ऊपर क्या होता है भाई, इन मेटल्स के ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है जो इनको पैसिव बना देती है, तो इनके ऊपर फर्दर रिएक्शन या ऑक्सीडेशन कुछ भी नहीं हो पाता है जो नाइट्रिक एसिड करना चाहता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो होता है वो बहुत सारे नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज करता है और उनके कंपाउंड्स को, तो जो आयोडीन है आयोडिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, सल्फर को H2SO4 में कन्वर्ट कर देता है, और फॉस्फोरस को फॉस्फोरिक एसिड में। तो इनके जो रिएक्शन से हम वो देख लेते हैं भाई। सबसे पहले रिएक्शन करवा देता हूँ आयोडीन का, किसके साथ, HNO3 के साथ। तो भाई यहाँ पे मैंने आयोडीन लिया है, I2 + 10 HNO3 वुड गिव मी 2 HiO3 यानी कि आयोडिक एसिड, और 10 NO2। देखो कॉन्सेंट्रेटेड है मतलब कि गैस कौन सी निकलेगी, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस 4H2O। पानी भी हरी जगह निकल रहा है, वैसे कॉमन है। उसके बाद अगर मैं कार्बन का करवाऊंगा HNO3 के साथ कॉन्सेंट्रेटेड 4 HNO3,
तो मुझे एज अ प्रोडक्ट मिलेगा CO2 प्लस 2H2O प्लस 4NO2। NO2 सब जगह निकलेगी, जहाँ जहाँ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लूँगा मैं। अब सल्फर का देख लेते हैं। SAT यानी रोम्बिक सल्फर है ये, प्लस 48 HNO3 वुड गिव मी 8 H2SO4 देन 48 NO2 एज वेल एज 16 H2O। देखो यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ ट्रिक। यहाँ पे तुम जितने HNO3 लोगे उतने तुमको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी। 10 10 4 4 48 48 20 20। ऊपर भी देख, ऊपर नहीं, सिर्फ यहाँ पे नॉन मेटल्स वाले केस में, ठीक है। जितना HNO3 उतना NO2, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेता हूँ मैं क्या भाई, फॉस्फोरस का आखिरी यानी P4 प्लस 20 HNO3 वुड गिव मी 4 H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड प्लस 20 NO2 प्लस 4 H2O। बेसिक रिएक्शंस विच नीड टू बी रिमेंबर्ड एंड टू बी बाय हार्टेड बिफोर द एग्जाम। नेक्स्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है, वो होता है ब्राउन रिंग टेस्ट में। सबने किया होगा लेबोरेटरी में, नहीं किया तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे वीडियो देख लेना। देखो भाई, ब्राउन रिंग टेस्ट हम करते हैं, प्रेजेंस किसकी देखते हैं, नाइट्रेट्स की, ठीक है। डिपेंड करता है किसकी, Fe2+ की एबिलिटी पे। क्या करता है भाई कि ये जो Fe2+ की एबिलिटी होती है कि वो नाइट्रेट्स को रिड्यूस कर देता है नाइट्रिक ऑक्साइड्स में, ठीक है, जो रिएक्ट करते हैं Fe2+ के साथ और बना लेते हैं एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स जिसको हम बोलते हैं ब्राउन रिंग। तो क्या होता है, ये टेस्ट होता है भाई, कैसे होता है अब ध्यान से सुनना। हम क्या करते हैं कि भाई डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, उसको ऐड करते हैं किस में, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंटेनिंग नाइट्रेट आयंस। मतलब तुम्हारे टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, नाइट्रेट आयंस होंगे और तुम क्या करोगे, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन लोगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लेना यहाँ पे, ठीक है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड ले लेना। नहीं तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे जो फेरस होता है वो फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर वो फर्दर रिड्यूस नहीं कर पाता है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट लेना, उसको टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पे ऐड करना। मतलब कि ये टेस्ट ट्यूब है मान लो, ठीक है, एक सेकेंड, ये टेस्ट ट्यूब है, तो इसकी जो वॉल्स होंगी ना, ये इनसे ऐड करना, बहुत ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है, करते जाना बिल्कुल धीरे धीरे। और जैसे ही तुम देखोगे वो नीचे पहुंचता जाएगा तो धीरे धीरे उनका जो जंक्शन होगा वो जंक्शन पे तुमको ब्राउन रिंग दिखेगा। एसिड तेज मत डालना, नहीं तो फिर ब्राउन रिंग दिखेगा और एस्केप मतलब कि वैनिश हो जाएगा। तो धीरे धीरे ऐड करना, ठीक है। तो क्या होता है भाई, हम जब कॉन्सेंट्रेट, फिर जब हम फेरस सल्फेट सोल्यूशन डाल दिया, एक्वा सोल्यूशन डाल दिया किसका, नाइट्रेट आयन का, इन दोनों को मिलाया, मतलब कि डाल दिया। और फिर हम डालेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जो मैंने अभी बताया कि कैसे डालना है, वही ड्रॉप बाय ड्रॉप करके। वैसे किससे, साइड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब, वो सब मैंने बता दिया। देखो ब्राउन रिंग जो मिलेगी वो इंटरफेस पे मिलेगी किसके, सोल्यूशन के और सल्फ्यूरिक एसिड की जो लेयर बनेगी उस लेयर पे ब्राउन रिंग मिलेगी। किसके कारण, कि वहाँ पे नाइट्रेट आयंस प्रेजेंट है, कि वहाँ पे नाइट्रेट आयंस प्रेजेंट है। इक्वेशन किस टाइप की होगी वो मैं बता देता हूँ। NO3 यानी कुछ नाइट्रेट आयंस थे मेरे पास, 3 Fe2+, अभी ये फेरस में है, ये जाकर के फेरिक में कन्वर्ट होगा, रिड्यूस करेगा किसको, NO3- को NO में प्लस 2H2O। इसके बाद मुझे जो मिलेगा FeH2O होल्ड 6 2+ के साथ NO का जब रिएक्शन होगा तब बनेगा FeH2O होल्ड 5 NO और होल ब्रैकेट में 2+, ठीक है, प्लस H2O। ये वाला जो होता है ना FeH2O होल्ड 5 NO, ये होता है ब्राउन कलर का, ठीक है, यही जो होता है जो उसको ब्राउन कलर का रिंग देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब भाई इसके यूजेस देखो, सबसे मेजर यूज़ जो है ना इसका नाइट्रिक एसिड का, वो फिर से भाई देखो, नाइट्रोजन का एक बेसिक यूज़ है कि भाई उससे नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स बनते हैं। इसका जो बेसिक यूज़ है कि भाई वो अमोनियम नाइट्रेट बनाने में काम आता है, जो कि फिर फर्टिलाइज़र बनाने में काम आता है। बहुत सारे अलग अलग नाइट्रेट्स हैं जो किस में काम होते हैं, एक्सप्लोजिव या तो फिर पायरोटेक्निक्स में, एक्सप्लोजिव या तो फिर पायरोटेक्निक्स में। और क्या में यूज़ होता है, प्रिपरेशन किसका, नाइट्रोग्लिसरीन या तो फिर ट्राई नाइट्रोटोलुइन यानी TNT, या तो फिर अलग ऑर्गेनिक और अलग अलग ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड्स। एक और जो इसका मेजर यूज़ है वो है पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, या तो फिर इचिंग ऑफ मेटल्स, या तो फिर ऑक्सीडाइज़र की तरह भी यूज़ होता है किसमें, रॉकेट फ्यूल्स में, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, नेक्स्ट होने वाला है हमारा टॉपिक फॉस्फोरस एलोट्रोपिक फॉर्म्स, मतलब फॉस्फोरस के एलोट्रोपिक फॉर्म्स। देखो भाई,
फास्फोरस जो होता है बहुत सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में मिलता है। उसके इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? वाइट, रेड और ब्लैक, यानी 3 टाइप के हैं, 3 इंपॉर्टेंट है, वाइट, रेड, ब्लैक। ठीक है, पहला बात करते हैं वाइट फास्फोरस की। वाइट फास्फोरस की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं तो भाई इसकी प्रॉपर्टी ये होने वाली है कि ये ट्रांसलूसेंट होता है, वाइट कलर का वैक्सी सॉलिड होता है। ठीक है, पॉइजनस होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन सॉल्युबल इन CH2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड। साथ ही साथ इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, वो होती है ग्लो इन द डार्क। ये डार्क में चमकता, अंधेरे में चमकता है। ठीक है, तो इसको भी कुछ बोलते हैं केमिल्यूमिनेसेंस होता है ये डिसॉल्व कर जाता है किसमें, मतलब कि बॉइलिंग NaOH सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर देता है और इनर्ट एटमॉस्फेयर में क्या करता है, फॉस्फीन PH3 देता है। ठीक है, तो इसका रिएक्शन जो होने वाला है वो हो जाएगा P4+3 NaOH in inert atmosphere plus 3H2 would give me phosphine gas as well as sodium hydrogen phosphide यानी NaH2PO2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाइट फास्फोरस जो होता है वो काफ़ी लेस स्टेबल होता है, इसीलिए वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है बाकी अलग अदर सॉलिड फेज से अंडर नॉर्मल कंडीशंस, क्योंकि उसका जो एंगुलर स्ट्रेन होता है P4 मॉलिक्यूल में वो 60 होता है। ठीक है, कि तो इससे क्या होता है, तो ये उसका रीज़न हो गया स्टेबिलिटी का, लेस स्टेबल का। ठीक है, और ज़्यादा रिएक्टिविटी का। ये जो है आसानी से फायर कैच कर लेता है और बहुत ही ज़्यादा डेंस यानी कि बहुत ही ज़्यादा वाइटिश कलर के फ्यूम देता है किसके, P4O10 के। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई, P4 ले लिया मैंने वाइट फास्फोरस, उसका रिएक्शन करवा दूंगा ऑक्सीजन के साथ, यानी उसको जला दूंगा मैं। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ये जलता है तो भाई मुझे प्रोडक्ट में मिलेगा P4O10। देखो भाई इसमें क्या होता है, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स होते हैं P4 के अलग अलग, यानी कि एक मॉलिक्यूल फिर 2 फिर 3, जुड़े हुए नहीं होते हैं आपस में। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं भाई रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस जो है उसको अगर हमको ऑब्टेन करना है तो मुझे वाइट फास्फोरस को एट अबाउट 573 केल्विन पे इनर्ट एटमॉस्फेयर में हीट करना पड़ेगा बहुत दिनों तक, तब जाके मुझे रेड फास्फोरस मिलेगा। ठीक है, वाइट फास्फोरस जो है उसको जब मैं हीट करता हूँ बहुत ही हाई प्रेशर पे, तो मुझे सीरीज ऑफ फेसेस के बाद क्या मिलता है, ब्लैक फास्फोरस मिलता है। यानी कि मुझे अगर रेड फास्फोरस बनाना है तो पहले तो वाइट फास्फोरस चाहिए, उसको रेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा हीट करके, और फिर उसको अंडर प्रेशर रखना पड़ेगा अगर मुझे उससे ब्लैक फास्फोरस बनाना है तो। उसके बाद बात करते हैं कि भाई रेड फास्फोरस के पास एक आयरन ग्रे टाइप का, मतलब कि आयरन ग्रे समझ मेटालिक टाइप का लस्टर होता है। ठीक है, ओडरलेस होता है, नॉन पॉइजनस होता है। वाइट फास्फोरस वॉज पॉइजनस। ये इंसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में भी इंसॉल्युबल होता है और कार्बन डाइसल्फाइड में भी इंसॉल्युबल होता है। केमिकली अगर हम बात करें कि रेड फास्फोरस जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वाइट फास्फोरस से, बहुत कम रिएक्टिव होता है वाइट फास्फोरस से, और इसमें कोई भी केमिल्यूमिनेसेंस नहीं होता, यानी कि ये डार्क में ग्लो नहीं करता है। ये पॉलीमेरिक होता है, यानी कि इसमें कुछ चेन्स बनती हैं इस टाइप की, ये आपस में लिंक्ड रहती हैं, इसमें लिंक्ड नहीं थी वाइट फास्फोरस में। रेड फास्फोरस में लिंक्ड रहती हैं और बहुत सारी चेन्स करने और लिंक करके एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं ये लोग। अगर मैं बात करूं ब्लैक फास्फोरस की, ठीक है, तो इसके फिर से 2 फॉर्म होते हैं, अल्फा फॉर्म, अल्फा फास्फोरस एज वेल एज बीटा फास्फोरस। नाउ अल्फा ब्लैक फास्फोरस की अगर मैं बात करूं तो ये कब फॉर्म होता है, जब रेड फास्फोरस हीट होता है एक सील्ड ट्यूब में एट अबाउट 803 केल्विन पे। ठीक है, इसके बाद इसकी एक वो ये क्या इसका क्या कर सकते हैं हम, ये सबलाइम हो सकता है एयर में, और एक ओपेक मोनोक्लिनिक लस्टर टाइप का होता है ये, और ये रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल्स होते हैं, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है एयर में, एयर में ऑक्सीडाइज नहीं होता है, मतलब कि समझ जाओ कि भाई ये फायर कैच नहीं करता, इसी टाइप से। ब्लैक फास्फोरस, बीटा ब्लैक फास्फोरस कैसे बन सकता है, अगर मैं वाइट फास्फोरस को सिर्फ हीट कर दूं 473 केल्विन पे, लेकिन अंडर हाई प्रेशर, तो फिर ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि भाई ये 673 केल्विन तक बर्न नहीं होता है एयर में। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है फास्फोरस के 3 पार्ट, फास्फोरस के 3
एलोट्रोप्स विच वॉज वाइट। वाइट को अगर मैं हीट करता हूँ 573 केल्विन तक इनर्ट एटमॉस्फेयर में तो मुझे मिलेगा रेड। रेड को अगर मैं अंडर हाई प्रेशर हीट करता हूँ तो मुझे मिलता है ब्लैक फॉस्फोरस। अगर मैंने अंडर हाई प्रेशर सील ट्यूब में हीट किया है 803 केल्विन तक तो मुझे मिल जाएगा अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस। और अगर मैंने अगर मैंने वाइट फॉस्फोरस को हीट किया है 473 केल्विन तक अंडर हाई प्रेशर तो मुझे मिल जाएगा क्या, बीटा फॉस्फोरस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है फॉस्फीन। देख लेते हैं भाई फॉस्फीन गैस होती है, पता ही होगा। प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो भाई फॉस्फीन को मैं कैसे बना सकता हूं, अगर मैं रिएक्शन करवा दूं किसका, कैल्शियम फॉस्फाइड का विथ वाटर या तो फिर डाइल्यूट HCl से अगर मैं रिएक्शन करवा दूं तो मुझे एज अ प्रोडक्ट में फॉस्फीन मिल जाएगी। तो मैंने ले लिया भाई कैल्शियम फॉस्फाइड, ठीक है, Ca3P2, उसका मैं रिएक्शन करवा देता हूँ वाटर के साथ 6H2O, तो फिर मुझे एज अ प्रोडक्ट में मिल जाएगा 3CaOH होल ट्वाइस और मुझे मिल जाएगा फॉस्फीन 2PH3। अगर मैं बात करूं कि भाई Ca3P2 को अगर मैं रिएक्शन करवा दूं किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, तो मुझे एज ए प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड और साथ में 2PH3 यानी फॉस्फीन। ठीक है, लैबोरेटरी प्रिपरेशन करनी है अगर, ठीक है, तो उसका एक अलग तरीका होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, वाइट फॉस्फोरस को किसके साथ हीट करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ, किसमें, इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। देखो ये रिएक्शन मैं पहले भी बताया था, याद होगा जब हम वाइट फास्फोरस पढ़ रहे थे। P4 + 3 NaOH + 3 H2O वुड गिव मी PH3 फॉस्फीन + 3 NaH2PO2 यानी सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फाइड। ठीक है, ये हो गई इसको बनाने की किसमें, लैबोरेटरी में बनाने की मेथड। अगर मैं बात करूं कि भाई जब ये प्योर होता है ना तो ये इनफ्लेमेबल नहीं होता है, लेकिन नॉन इन्फ्लेमेबल, लेकिन फिर ये इन्फ्लेमेबल बन जाता है किसके प्रेजेंस के कारण, P2H4 की प्रेजेंस के कारण ये इन्फ्लेमेबल बन जाता है, या तो फिर P4 यानी P4 की प्रेजेंस के कारण ये इन्फ्लेमेबल बन जाता है। अगर मुझे इसको प्योरीफाई करना है इम्प्योरिटीज़ से तो मैं इसको एड्सॉर्ब करता हूँ हाइड्रोजन आयोडाइड यानी HI में, और क्या बना लेता हूँ मैं, फॉस्फोनियम आयोडाइड यानी PH4I। उसके बाद मैं इसको KOH के साथ रिएक्शन अगर मैं करा दूं, ठीक है, ट्रीट कर दूं इसको KOH के साथ, तो मुझे एज अ प्रोडक्ट में मिल जाएगा फॉस्फीन। तो फॉस्फीन की मेथड ऑफ प्योरीफिकेशन हमारे पास एक आ चुकी है कि भाई इसको मैं एड्सॉर्ब करा देता हूँ HI में और मैं बना लेता हूँ क्या, फॉस्फोनियम आयोडाइड यानी PH4I, और फिर उसको रिएक्शन करवा दूंगा KOH के साथ तो मुझे प्योर फॉस्फीन गैस मिल जाएगी। ठीक है, अब अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो देखो सबसे पहले अगर देखें तो भाई ये जो होती है कलरलेस गैस होती है, इसका अगर मैं बात करूं तो भाई इसमें रॉटन फिश लाइक स्मेल होती है। ठीक है, हाईली पॉइजनस होती है फॉस्फीन हमारे लिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई अगर इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ट्रेसेस में भी, मतलब कि अगर इसके आसपास माइन्यूट अमाउंट्स में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जैसे कि HNO3 या Cl2 या ब्रोमीन वेपर्स, तो भाई ये एक्सप्लोड कर जाती है। क्या मतलब कि एक्सप्लोड कर जाती है, बस यही समझो। अगर हम बात करें तो भाई ये स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होती है, मतलब कि थोड़ा बहुत सॉल्युबल। सॉल्यूशन जो होता है फॉस्फीन का वाटर में वो डिकम्पोज हो जाता है लाइट के प्रेजेंस में, और हमको एज अ प्रोडक्ट में रेड फॉस्फोरस मिलता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन मिलता है यानी H2 गैस मिलती है। अगर इसको हम एब्जॉर्व करा दें किसमें, कॉपर सल्फेट में, ठीक है, या मर्क्यूरिक क्लोराइड सॉल्यूशन में, ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग फॉस्फाइड्स बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट मैंने यहाँ लिया है 3CuSO4 और साथ में मैंने ले लिया है 2PH3 यानी फॉस्फीन। ठीक है, तो अगर मैंने CuSO4 और फॉस्फीन ले लिया तो मुझे एज अ प्रोडक्ट में मिलेगा कॉपर का फॉस्फाइड यानी Cu3P2, और फिर उसके बाद H2SO4 भी मिलेगा। उसके बाद अगर मैंने HgCl2 लिया यानी कि मर्क्यूरिक क्लोराइड लिया है, उसका अगर मैं रिएक्शन करा दूं फॉस्फीन से तो मुझे एज अ प्रोडक्ट में मर्क्यूरिक फॉस्फाइड मिलेगा यानी कि Hg3P2 और साथ में 6HCl। ठीक है, इसके बाद अगर देखो फॉस्फीन जो होती है वो वीकली बेसिक होती है, ऐसे अब उसको कंपेयर कर सकते हैं अमोनिया के साथ। तो वो क्या करता है, फॉस्फोनियम आयन देता है, कंपाउंड्स देता है किसके साथ,
एसिड्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी है कि यहाँ पे मैंने फॉस्फीन ले लिया है और एसिड ले लिया है HBr, वीक एसिड है, ठीक है, मतलब कि एसिड है बस, वीक स्ट्रॉन्ग छोड़ो, स्ट्रॉन्ग है मान लो, ठीक है, वीक होगा ये वैसे HBr। तो मुझे क्या मिलेगा भाई, फॉस्फोनियम ब्रोमाइड, यानी कि PH4Br, ठीक है, समझ गए, ओके। देखो नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ कि भाई इसके यूजेस क्या हैं फॉस्फीन के, ठीक है, तो अगर मैं देखूँ कि जो स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है फॉस्फीन का, वो टेक्निकली यूज़ होता है होम सिग्नल में। देखो भाई कंटेनर्स होते हैं किसके, कैल्शियम कार्बाइड के या कैल्शियम फॉस्फाइड के, उसको हम पियर्स करते हैं, मतलब कि उसको काटते हैं और उसको पानी में फेंक देते हैं, ठीक है। तो उसका जो पानी से रिएक्शन होता है कैल्शियम फॉस्फाइड का या कैल्शियम कार्बाइड का, तो उससे मुझे क्या मिलता है भाई, एक डेंस वाइट फ्यूम्स जो निकलते थे वो मिलते हैं, और वो डेंस वाइट फ्यूम क्या काम करते हैं, सिग्नलिंग का काम करते हैं, और इसको हम स्मोक स्क्रीन्स में भी यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है, इन वॉट वे इट बी प्रूव दैट PH3 इज़ बेसिक इन नेचर। भाई क्या करेंगे इसका, अपन PH3 को रिएक्ट करा देंगे किसी एक एसिड से, यानी कि मान लो HI से, तो वो क्या करेगा, PH4I यानी फॉस्फोनियम आयोडाइड बना लेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इसका बेसिक नेचर शो करता है, इसका जो रिएक्शन है वो भी दिया हुआ है। देखो फॉस्फोरस पे होता है एक लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर होने के कारण PH3 जो होता है वो कैसा एक्ट करता है, एज अ लुइस बेस, ठीक है, ऊपर वाले रिएक्शन में। इंडेक्स क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टॉपिक नंबर 7.8, फॉस्फोरस हेलाइड्स। भाई देखो फॉस्फोरस जो होता है बहुत सारे टाइप की हेलाइड्स बनाता है, दो टाइप की बनाता है मेनली, एक बनाता है PX3 टाइप और एक बनाता है PX5 टाइप, ठीक है। दोनों में X जो हो जाएगा, मतलब कि PX3 में अगर देखोगे तो X FClBrI कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ PX5 के केस में तो FClBrI नहीं बनाता, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले अपन बात करते हैं फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड यानी कि PCl3 की। सबसे पहले हम उसकी प्रिपरेशन देखेंगे, ठीक है। तो प्रिपरेशन में हम देखेंगे कि भाई अगर मैं ड्राई क्लोरीन पे हीटेड वाइट फॉस्फोरस डाल दूँ, ठीक है, मतलब कि हीटेड वाइट फॉस्फोरस पे ड्राई क्लोरीन डाल दूँ, तो मुझे एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, PCl3 यानी फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ये है फॉस्फोरस P4, उसके ये था ड्राई क्लोरीन 6Cl3, और ये मैंने वाइट फॉस्फोरस लिया था हीटेड, मुझे एज अ प्रोडक्ट में मिला 4PCl3 यानी कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि भाई अगर मुझे दूसरा इसका मेथड एक और है कि अगर मैं थियोनिल क्लोराइड लूँ, थियोनिल क्लोराइड का एक्शन कराऊँ किस पे, वाइट फॉस्फोरस पे, यानी कि P4 + 8 SOCl2 ही होता है थियोनिल क्लोराइड, तो मुझे एज अ प्रोडक्ट में मिलेगा 4PCl3 यानी फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, साथ में मिलेगा 4SO2 और उसके साथ में मिलेगा 2S2Cl2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर देखोगे तो प्रॉपर्टीज़ में पाओगे कि भाई ये कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है, ठीक है, कलरलेस ऑयली लिक्विड, साथ में हाइड्रोलाइज कर जाता है किसके प्रेजेंस में, मॉइस्चर के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज कर जाता है। इसका जो रिएक्शन है वो होगा PCl3 + 3H2O वुड गिव मी H3PO3 + 3HCl, ठीक है। तो ये हाइड्रोलाइज हो गया है किसके, मॉइस्चर के प्रेजेंस में यानी H2O के प्रेजेंस में। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि रिएक्ट कर जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से जिसके पास OH ग्रुप होता है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं CH3COOH एसिटिक एसिड, या तो फिर मैं बात कर लेता हूँ C2H5OH यानी कि इथेनॉल की, ठीक है। तो अगर मैं CH3COOH का रिएक्शन करवा दूँ मान लो PCl3 के साथ, तो ये क्या करेगा भैया, कैसे रिएक्ट करेगा, OH को डिस्प्लेस कर देगा ये Cl, यानी कि मुझे मिल जाएगा CH3COCl और मिलेगा H3PO3, ठीक है। उसी के साथ अगर मैं फिर ले लूँ इथेनॉल यानी कि C2H5OH, उसका रिएक्शन करा दूँ PCl3 के साथ, तो मुझे एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा C2H5Cl H3PO3। ये जो है ये एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कोहल्स टू, अगर मुझे हैलो एल्केन चाहिए है तो, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। देखो भाई फॉस्फोरस पे, अच्छा इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है PCl3 का, यानी कि इसके फॉस्फोरस सेंट्रल एटम में मान लो, ठीक है, सबसे ऊपर प्रेजेंट होगा, एक पिरामिड टाइप का सोच लो, जो ऊपर वाला फेस होगा पिरामिड का, ऊपर सबसे ऊपर उसके ऊपर होगा लोन पेयर और 3 ऐसे होंगे क्लोरीन बॉन्ड्स, ठीक है। ये जो डैश वाला है ये अंदर जा रहा है, वेज वाला हमारी तरफ आ रहा है, और जो क्लोरीन है जो सिंपल है ये वाला, ठीक है, ये वाला फॉस्फोरस के साथ उसी के प्लेन में प्रेजेंट है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, देखो भाई फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का भी पिरामिडल शेप होता है, ठीक है,
जो अब अगले पेज पे होगा। और इसमें जो फॉस्फोरस होता है इसके पास कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके प्रिपरेशन की। देखो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की अगर मैं उसका स्ट्रक्चर नीचे है बाद में डिस्कस करेंगे। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है वो प्रिपेयर होता है कैसे, अगर मैं रिएक्शन करवा दूं वाइट फॉस्फोरस का किसके साथ, एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ। पिछली बार मैंने क्या किया था, वाइट फॉस्फोरस हीटेड रखा हुआ था मेरे पास, मैंने उस पर ट्राइक्लोरीन डाला था। ठीक है, इसमें इस बार मैंने वाइट फॉस्फोरस को डायरेक्टली एक्सेस ऑफ ट्राइक्लोरीन में डाल दिया है। तो मुझे क्या हो गया भैया, P4 plus 10Cl2 would give me 4PCl5 यानी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसके बाद हम इसको ऐसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि भाई मैं किसका SO2Cl2 पे रिएक्शन करवा दूँ, किसका फॉस्फोरस का। ठीक है, तो रिएक्शन किस टाइप का हो जाएगा, P4 plus 10 SO2Cl2 would give me 4PCl5 plus 10 SO2। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है और साथ ही साथ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड मुझे प्रोडक्ट में मिला जो मुझे चाहिए था। ठीक है, ये मिल गया मुझे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड यहाँ और यही यहाँ। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। भाई देखो प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं। तो PCl5 एक येलो वाइट कलर का पाउडर होता है। देखो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है वो येलो कलर का पाउडर है, लेकिन अगर मैं वहीं बात करूँ PCl3 की तो वो कैसा था, कलरलेस ऑयली लिक्विड था। ठीक है, और ये भी क्या करता है, मॉइस्ट एयर में हाइड्रोलाइज हो जाता है। ठीक है, और POCl3 बनाता है और उसके बाद वो प्रोडक्ट फाइनली कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोरिक एसिड में। कैसे, वो रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ रिएक्शन है PCl5 प्लस H2O यानी कि मॉइस्चर, उसको ये रिएक्शन होने पे बना लेता है POCl3, उसके बाद बना लेता है 2HCl। इसके बाद ये रखा जो POCl3 है ये और मॉइस्चर लेता है एटमॉस्फेयर में से, एयर में से, और उसके बाद खुद कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फॉस्फोरिक एसिड यानी H3PO4 में। ठीक है, और क्या बनता है, +3HCl। अगर मैं बात करूं इसको मैं हीट करूं मान लो PCl5 को, तो ये क्या करता है, डिकम्पोज हो जाता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे, और ये क्या बना लेता है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और साथ में क्लोरीन गैस। ठीक है, तो अगर रिएक्शन देखो तो ये PCl5 है, इसको मैं बहुत ज़्यादा हीट करूँगा तो PCl3 + Cl2 बना लेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि भाई ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि जिनमें OH ग्रुप होता है उसके साथ रिएक्ट करता है और उनके क्लोरो डेरिवेटिव में उनको कन्वर्ट कर देता है। सेम रिएक्शंस जो हमने ऊपर देखे थे, बस यहाँ पे ऊपर कुछ और बन रहा था बाय प्रोडक्ट, इस बार कुछ और बनेगा, बस ये अंतर है। बाकी इसके साथ वही होगा, जैसे मैंने C2H5OH इथेनॉल ले लिया, उसका मैं रिएक्शन करवा देता हूँ PCl5 के साथ, तो वही बनेगा C2H5Cl हेलोएल्केन और उसके साथ में POCl3 और उसके साथ में HCl। नीचे अगर मैंने ले लिया है CH3COOH एसिटिक एसिड, इसको मैं रिएक्शन करवा देता हूँ PCl5 के साथ। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, CH3COCl और साथ में POCl3 + HCl। ये कुछ भी टफ रिएक्शंस नहीं थे, हम ये रिएक्शंस पहले ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते, मेरे ऑर्गेनिक के भी लेक्चर्स डले हुए हैं तो वो भी देख लेना। अगर मैं बात करूँ कि फाइनली डिवाइडेड मेटल को अगर मैं हीट करूँ, ठीक है, किसके साथ, PCl5 के साथ। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग क्लोराइड्स हमको एज अ प्रोडक्ट में मिल जाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2Ag + PCl5 वुड गिव मी 2AgCl + PCl3। यहाँ पे मैंने मेटल ले लिया है सिल्वर, उसका मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ हीट करके PCl5 के साथ। ठीक है, इसके बाद अगर मान लो मैंने टिन ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया, मैंने टिन ले लिया। ठीक है, टिन का मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ किसके साथ, PCl5 के साथ, कुछ इस टाइप से। एज अ प्रोडक्ट में मुझे क्या मिला, टिन क्लोराइड या स्टाइनस क्लोराइड यानी कि SnCl4 प्लस, और क्या मिला, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड यानी 2PCl3। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई देखो यूजेस देख लेते हैं। इसका यूज़ क्या है कि ये सिंथेसिस में काम आता है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, जैसे कि C2H5Cl या CH3COCl, ये हमने ऊपर अभी देखा कि इसका कैसा रिएक्शन होता था। तो भाई देखो ये जो है गैशियस से लिक्विड, देखो ये जो ऊपर लिखा हुआ था ना, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड वगैरह, ये किसका लिखा हुआ था, इसी का लिखा हुआ था, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का। ये पूरा जो लिखा हुआ है, ये पूरा, ये सब फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का लिखा हुआ है। यहाँ पे बस हेडिंग डाल दी थी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसके स्ट्रक्चर के बारे में नीचे यहाँ दिया हुआ है। गैशियस या लिक्विड फेस की अगर मैं बात करूँ तो भाई इसका एक ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। 3 इक्विलेटरल PCl बॉन्ड होते हैं जो इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन 2 एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं। देखो इक्वेटोरियल मतलब कि
ये एक, ये दो, ये तीन, ये तीन इक्विलेटरल इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं पीसीएल के, ठीक है, जो इक्विवेलेंट होते हैं। लेकिन ये दो एक्सियल होते हैं, ठीक है, ये जो होते हैं ये लंबे होते हैं एज़ कम्पेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इसका फैक्ट ये ले सकते हो कि भाई एक्सियल बॉन्ड पेयर्स जो होते हैं उनमें ज़्यादा रिपल्शन होता है एज़ कम्पेयर टू द इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। एक एग्जाम्पल है नीचे 7.7, इसको भी सॉल्व करेंगे। देखो, वाई डज PCl3 फॉर्म्स फ्यूम इन मॉइस्चर। इसका रीज़न सिंपल सा है भाई कि PCl3 क्या होता है, वो हाइड्रोलाइज कर जाती है किसके प्रेजेंस में, मॉइस्चर के प्रेजेंस में, और एक वाइट फ्यूम्स देती है किसके, HCl के, ठीक है। तो इसका रिएक्शन हो जाएगा PCl3 + 3H2O वुड गिव मी H3PO3 + 3HCl। इसके बाद 7.8 में क्या है भाई, आर ऑल दी 5 बॉन्ड्स ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट, जस्टिफाई योर आंसर। ये मैंने अब भी ऊपर समझाया कि 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो होते हैं वो सेम लेंथ के होते हैं और जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो इक्वेटोरियल से लंबे होते हैं। इसका रीज़न ये मान सकते हो कि भाई इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में क्या होता है कि जो रिपल्शन होता है वो ज़्यादा होता है, एक्सियल बॉन्ड्स में क्या होता है, रिपल्शन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये भी आंसर है, इसको भी पढ़ लेना यहाँ वाले को। इंडेक्स क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टॉपिक नंबर 7.9, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस भी भैया बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स बनाता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम ये टेबल स्टार्ट करते हैं, टेबल के थ्रू ही हम आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, सबसे पहले है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये जिसको हम बोलते हैं फॉस्फीनिक एसिड। इसमें इसका फॉर्मूला हो जाएगा, एक मिनट, हाँ एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। देखो, इसका फॉर्मूला हो जाएगा H3PO2, ठीक है। कलर चेंज करना है, ओके, डेफिनेटली, ओके, यही कलर ले लेते हैं, H3PO2। इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट, ओ शिट मैन, ये क्या हो गया, देखो, हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, ठीक है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड हो जाता है H3PO2। इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस का इसमें होता है +1, ठीक है। इसके बाद अगर मैं देखूं कि कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड्स और देयर नंबर्स, तो देखो POH बॉन्ड 1 होता है, इसके स्ट्रक्चर भी होंगे शायद से, नीचे चेक कर लेते हैं। हाँ, इनके स्ट्रक्चर से हम यहाँ वो स्ट्रक्चर वहाँ देख लेंगे, अभी सिर्फ हम ऑक्सीडेशन स्टेट प्रिपरेशन वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। और इसका प्रिपरेशन कैसे करोगे, वाइट फास्फोरस लेना पड़ेगा और उसमें अल्कली डालोगे तो ये बन जाएगा। फिर मैं बात कर लेता हूँ भाई ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यानी फॉस्फोनिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है H3PO3 और इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। उसके बाद मैं देख लेता हूँ प्रिपरेशन ऐसी कि इसकी कैसे करना है। हमको लेना पड़ेगा P2O3, ठीक है, और साथ में H2O, एज अ प्रोडक्ट मिलेगा H3PO3। फिर मैंने ले लिया है पायरोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है, इसमें होता है H4P2O5। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3। प्रिपरेशन देखोगे तो PCl3 यानी फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड में मिलाना पड़ेगा H3PO3 यानी कि ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है, एज ए प्रोडक्ट में तुम्हें मिलेगा पायरोफॉस्फोरस एसिड। इसके बाद अगर मैं देखूं कि भाई नेक्स्ट है हमारा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड मतलब कि H4P2O6, ठीक है, इसमें होगा +4। इसके लिए मुझे लेना पड़ेगा रेड फॉस्फोरस और उसमें मिलाना पड़ेगा एल्कली, ठीक है। फिर आने वाला है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का हो जाएगा H3PO4, ऑक्सीजन स्टेट वुड बी +5। देन अगर इसको बनाना है तो वही अबे P4O10 लेना और उसमें मिला देना H2O पानी। फिर मैं देख लेता हूँ भाई पायरोफॉस्फोरिक एसिड इज H4P2O7, ऑक्सीडेशन स्टेट वुड बी +5, ठीक है। और प्रिपरेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉस्फोरिक एसिड को बस हीट करना पड़ेगा। फॉस्फोरिक एसिड इसी के ऊपर है ना जो ऑर्थो वाला, इसको हीट करना पड़ेगा। इसके बाद मैं देख लेता हूँ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। देखो भाई मेटाफॉस्फोरिक एसिड जो है ये सिर्फ पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसमें मेटाफॉस्फोरिक एसिड का जो मतलब कि एक वो होता है मोनोमर, वो होगा HPO3, ठीक है, N टाइम्स बना के पॉलीमर बना लेता है।
ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +5। इसको बनाने के लिए फॉस्फोरस एसिड को ब्रोमीन के साथ हीट करना पड़ेगा सील्ड ट्यूब में। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। देखो भाई, कॉम्पोजिशन जो होता है ऑक्सो एसिड्स का वो इंटर रिलेटेड होता है किसमें, गेन या लॉस ऑफ H2O मॉलिक्यूल या सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम। जो स्ट्रक्चर है वो अगले पेज पे दिए हुए हैं, हम उन पे भी आएंगे। देखो, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस जो हैं वो टेट्राहेड्रली सराउंडेड होते हैं। ऑक्सो एसिड्स में फॉस्फोरस जो होता है वो टेट्राहेड्रली सराउंडेड होता है अलग एटम से। ठीक है, इन सिर्फ एसिड में एटलीस्ट एक ना एक पी डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, मान लो आप किसी का स्ट्रक्चर भूल रहे हो तब आपको ये बातें काम आएगी। ठीक है, पहली चीज़ क्या कि भाई फॉस्फोरस टेट्राहेड्रली दूसरे एटम से सराउंडेड होता है। दूसरी चीज़, सारे एसिड्स में कम से कम एक पी डबल बॉन्ड होगा और कम से कम एक POH बॉन्ड होगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं देखूं कि भाई ऑक्सो एसिड्स जिसमें फॉस्फोरस के पास लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है यानी कि <5 है, उनमें पी डबल बॉन्ड हो और POH बॉन्ड को छोड़ करके या तो फिर PP बॉन्ड होगा और या तो फिर PH बॉन्ड होगा। ठीक है, लेकिन दोनों साथ में नहीं होंगे, दोनों साथ में नहीं होंगे। इसके बाद मैं देख लेता हूँ कि जो एसिड्स हैं जिनमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है फॉस्फोरस का, वो डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं अपने से ज़्यादा या कम ऑक्सीडेशन स्टेट्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं देखूं कि जो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड होता है या तो फिर फॉस्फोरस एसिड जिसको बोलते हैं, अगर उसको हम हीट करते हैं तो वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है और मुझे एज अ प्रोडक्ट में दे देता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और साथ में फॉस्फीन। ठीक है, मैंने क्या ले लिया भैया, H3PO3 यानी कि फॉस्फोरस एसिड। इसको अगर मैं हीट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है भैया, H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड और साथ में फॉस्फीन PH3। यहाँ पे फॉस्फोरस जो है वो डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं पहले इनके। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई H3PO4। देखो मैंने क्या बताया था, याद रखना। फॉस्फोरस एटम है, टेट्राहेड्रली सराउंडेड होगा, इसके पास कम से कम एक क्या होगा, पी डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो एक पी डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, एक क्या होगा, POH होगा। अब बचा क्या, 2 O बचे और 2 H बने, तो भाई 2 H बचे तो 2 H और लगा दो। अगेन कम से कम एक डबल बॉन्ड O है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है भाई, किसमें, पायरोफॉस्फोरिक एसिड में। ठीक है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड में एक ऑक्सीजन यहाँ बीच में होता है, एक ऑक्सीजन यहाँ बीच में होता है और बाकी 2 OH इसके पास, 2 OH इसके पास। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। तो ठीक है, देखो इसके पास क्या है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 से कम है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 से कम है, तो एक तो पहले डबल बॉन्ड होगा, ये देखो है, फिर उसके साथ एक OH होगा, एक OH है। ठीक है, एक और OH था, अब H2O बचा है इसमें, तो एक OH इसको दे दिया और एक सिंगल H इधर होगा। इसके पास लेकिन OH लगाने के बाद सिर्फ 2 H बचे, तो 2 H ही अलग अलग अटैच कर सकता है। फिर इसके बाद किसका दिया है भैया, ये क्या है, साइक्लो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ये साइक्लो फॉर्म है किसका, फॉस्फोरिक एसिड का, साइक्लो मेटा ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है ये। हर फॉस्फोरस के पास एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो ये है, और एक OH होना चाहिए, तो वो भी है। ये देखो, देख रहे हो, तीनों फॉस्फोरस के पास है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। देखो मेटाफॉस्फोरिक एसिड जैसा कि ऊपर मैंने बताया था कि ये सिर्फ पॉलीमेरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, तो एक फॉर्म उसका हो गया ये वाला और दूसरा फॉर्म हो गया ये HPO3N, सीधी स्ट्रेट कार्बन चेन है। इसमें N की जगह क्या ले लिया था हमने, 3। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं भैया। देखो जो एसिड्स होते हैं, जो एसिड PH बॉन्ड कंटेन करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, क्योंकि ये वाला जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है ना, ये आसानी से चला जाता है। ठीक है, ये खुद रिड्यूस होंगे, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नहीं, खुद ऑक्सीडाइज होंगे, दूसरे को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। तो इसीलिए हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो है वो एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके पास 2 PH बॉन्ड्स होते हैं और रिड्यूस कर देता है।
AgNO3 को किस में, मेटालिक सिल्वर में, यानी कि अगर रिएक्शन देखोगे तो 4AgNO3 सॉरी जस्ट अ सेकेंड, हाँ 4AgNO3 इसमें मैंने डाल दिया 2H2O और साथ में क्या डाल दिया H3PO2, यानी कि क्या डाल दिया हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो मुझे एज अ प्रोडक्ट में मिला सिल्वर, फिर मिला HNO3 और मिला H3PO4। ठीक है भैया। इसके बाद मैं देख लेता हूँ कि भाई ये जो pH बॉन्ड्स है ना, ये आयनाइजेबल नहीं होते हैं कि ये H+ दे दें, और कोई भी रोल बेसिसिटी में प्ले नहीं करते हैं। ध्यान से सुनो, सिर्फ वो वाले हाइड्रोजन एटम जो ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, यानी कि POH वाले, वो आयनाइजेबल होते हैं और साथ में बेसिसिटी का कॉज होते हैं। देखो भैया ये वाला जो हाइड्रोजन होगा ये बेसिसिटी का कॉज नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, लेकिन ये OH वाला है, ये होगा, ये होगा, ये वाला होगा, ये दोनों होंगे, ये दोनों होंगे, ये तीनों होंगे, और ये वाला होगा, 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 ये वाला होगा। जब भी हाइड्रोजन जहाँ भी OH के थ्रू, O के थ्रू जुड़ा है P से, ठीक है, यानी कि POH है, वहाँ पे बेसिसिटी तुम चेक कर सकते हो। इसीलिए H3PO3 की अगर मैं बात करूं और H3PO4 ये डाइबेसिक और ट्राइबेसिक हैं, और उसके बाद मैं बात करूं H3PO3 के पास 2 POH बॉन्ड है और H3PO4 के पास 3 POH बॉन्ड है। ठीक है भैया। एग्जाम्पल 7.9, हाउ डू यू अकाउंट फॉर द रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO3 ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है भैया, तो हम देख लेते हैं भाई H3PO2 में 2 H एटम्स हैं जो डायरेक्टली बॉन्डेड है P से, और विच इम्पार्ट्स, इसी के कारण रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ आती हैं किसमें, एसिड में, लेकिन इनके कारण कोई भी बेसिक या बेसिसिटी की प्रॉपर्टीज़ नहीं आती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ लेते हैं भैया। नेक्स्ट, तो आज का वीडियो ख़त्म होगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा ग्रुप 15 कंप्लीट हो चुका है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट में हम देखेंगे भाई ग्रुप 16 एलिमेंट्स, यानी कि द ऑक्सीजन फैमिली। सो गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो, इसके बाद जो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, इसके नीचे उसका लिंक भी आ जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो स्टार्टिंग विद ग्रुप 16 एलिमेंट्स।